Hello, dear learners and aspirants. I'm Priyanshu Rajpurohit and welcoming you to the our new session of the socio-religious reform movement in India. है? तो लास्ट सेशन के अंदर हमने जो है वेरियस पर्सन हमने डिस्कस किए थे, है ना, और वेरियस जो है इंस्टीट्यूशन या फिर बात करूँ कुछ मूवमेंट्स डिस्कस किए, आर्य समाज डिस्कस किया, ब्रह्मो समाज डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करें हमने जो है फिर ज्योतिबा फुले को डिस्कस किया, फिर हमने राजा राम मोहन राय को डिस्कस किया, विवेकानंद को डिस्कस किया, स्वयं जो है परमहंस को डिस्कस किया। अब इन सबको डिस्कस कर लिया। ये तो क्या थे जो सोसाइटी लेवल पर जो है अपने, जो मैं कहूँगा कि रिफॉर्म कर रहे थे। अब कुछ थे जो अपने पर्सनल लेवल पर कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो इन लोगों ने जो है रिफॉर्म स्टार्ट किया। तो देखो आज जो हमारी जो सेशन होगा ना, उसके अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किस तरह से यहां पर जो है हमारे पास जो सेल्फ जो है ना, क्या था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट पर बात आई, और मेरी रिस्पेक्ट पर बात आई मतलब मेरे जो आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरी जो जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं, उस कम्युनिटी के लोगों के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। तो जिस तरह से हमने देखा था जो है पेरियार है केरला के अंदर, फिर बाबा साहब अम्बेडकर हमने देखे कि उनको लगा कि यार मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कोई, जब मैं इतनी बड़ी डिग्निटी हूं, जब मैं इतना बड़ा पर्सन हूं, फिर जो है मेरी रिस्पेक्ट नहीं, तो मेरी जो कम्युनिटी जो बहुत अभी बैकवर्ड है, बहुत पीछे चल रही है, जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उनके साथ क्या हो रहा होगा, है ना। तो ये सब चीजें जो थी उनके बेस पर यहां पर क्या है मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलो तो आते हैं हमारे पास, तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी कहां से, तो आता है हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। मैंने आपको बताया कि भाई मुझे जब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इफ आई एम डेजिग्नेटेड पर्सन, इफ आई एम अ स्कॉलर, है ना, तो सोचो कि जो मेरे साथ के जो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इस लेवल पर नहीं है, उनके साथ फिर किस तरह का बिहेवियर हो रहा होगा, है ना। तो उनके बारे में देखो। अब आओ यहां पर तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, तो फाउंडर की बात करें तो स्टार्टेड बाय द ईवी रामास्वामी, जो है क्या निकेयरिनी, इनका नाम था पेरियार। अब पेरियार की बात करूं, ऐसा समझो कि भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में हम लोग जो थोड़ा, मैं उस टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं, उस टाइम के अंदर क्या है, नॉर्थ इंडिया में गांधी को मानते थे लोग। किसको? गांधी, कि भाई जो भी है गांधी है, गांधी जी ने जो कह दिया वो हमें करना। अब मिड 20s के अंदर जब जब गांधी जी वॉज नॉट डेट, जो है नॉट दैट मच फेमस, उस टाइम में केरला के अंदर कौन थे यहां पर? पेरियार थे। पेरियार ने, ऐसा समझो कि पेरियार ने बोला करने का तो करने का, इस तरह से हो गए थे कौन? केरला के लोग भी। एक बार कह रहा जो है पेरियार ने बोल दिया कि भाई कल से सूरज जो है ईस्ट में भी नहीं नॉर्थ में राइज करेगा, तो पेरियार जो है, पेरियार के लोगों ने कहा बिल्कुल सर, इतना फेथ था इनका, है ना। अब देखो क्या यहां पर स्टार्टेड बाय द ईवी रामास्वामी, क्या है, जो है नैकर, यानी पेरियार, इन मिड 20s। तो क्या स्टार्ट करते हैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर आता है एम, क्या था यहां पर? रिजेक्शन ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन। अब दिक्कत क्या थी कि भाई जब भी पेरियार कहीं जा रहे हैं, है ना, कोई कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, उस कल्चरल फेस्टिवल के अंदर मान लो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि पेरियार को बोला कि तुम अलग रहो, यू आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन, कि भाई तुम जो है ब्राह्मणिकल रिलीजन का पार्ट नहीं हो, ठीक है। उस टाइम के लोगों के पास अगर मैं बात करूं कि भाई जो ना, कुछ लोग कहते हैं कि पुराना इंडिया बेटर था, तो बेटर उनके लिए था जिनके पास प्रिविलेजेस थी, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे पास आज जो प्रिविलेज नहीं, बट प्रिविलेज है ना। एक भाई हाई क्लास के अंदर, एक जो है अपर क्लास के अंदर जो है जन्म मिलना, या फिर ये सब जो चीजें, जो ऐसा नहीं सर आप ऐसे इसलिए बोल रहे हो कि शायद आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। यहां पर क्या है कि जो भी लोअर कास्ट के अंदर जन्म लेता है, उसके साथ जितना बुरा होता है ना, मतलब एज अ ह्यूमन वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, इतना बुरा होता है ना, कि भाई, और कई बार तो ऐसा होता है कि यार हम खुद ही कर लेते जाने अनजाने, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ना वो बैठा हुआ है पहले से कि ये लोअर क्लास का पर्सन है, इसके साथ ऐसे ही बिहेव करना है, ये किसी लोअर कम्युनिटी का है, इसके साथ ऐसे ही बिहेव करना है। हमने कभी उनको अपने इक्वल ट्रीट ही नहीं किया,
क्यों? क्योंकि हम भी किसका शिकार है? इस ब्राह्मणिकल रिलीजन का शिकार है। जैसा ब्राह्मणिकल कल्चर के अंदर दिखाया कि ब्राह्मण इज द सुप्रीम वन, उसके बाद क्षत्रिय, बाकी वाला कचरा। तो ये जो थिंकिंग है ये कहीं ना कहीं क्या है, सब में है। और इवन जब आप रूरल इंडिया के अंदर जाते हो तो वहां तो आपको ये जो थिंकिंग है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब आओ, ठीक है, फिर देखो कॉन्टेक्स्ट क्या था कि भाई जो है नेकेयर या फिर जो पेरियार वाज अ कांग्रेस मेंबर बट लेफ्ट in disgust after witnessing the caste-based sitting agreements at the nationalist fest। अब क्या हुआ कि भाई हमने ये देखा सर के 1885 के अंदर क्या देखा कि सर कांग्रेस बनी, और कांग्रेस बनी तो यहां से पहली बार जो है नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो भावना है, जो 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 थॉट है वो बाहर आता है। अब नेशनलिज्म का जब थॉट बाहर आया तो पेरियार को लगा होगा, या पेरियार को क्यों, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश को लगा था कि अब क्या होगा, अब हम जो है जाति के अंदर जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अलग थलग हो रखे हैं, वो सब लोग एक हो जाएंगे। वो सब क्या है, हम एक हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब पेरियार खुद क्या थे, केरला से मेंबर थे, बट इनके साथ भी वही हुआ जो राजा महाराजा किया करते थे, है ना। एक भाई एक पार्टी जो क्या है मेमोरेंडम ऑफ एक्सेस से बनी कि भाई हाँ यहां पर क्या है सब लोगों की जो है बातें सुनी जाएगी। तो उनसे बनने के बाद भी यहां पर क्या होता है कि भाई ये कह देते हैं कांग्रेस के मेंबर, इनको कहते हैं कि यहां तो हम क्या है कास्ट बेस्ड अरेंजमेंट रखेंगे। कैसा कि भाई अगर आपकी कास्ट कुछ अलग है तो आप ऊपर बैठोगे, अगर आपकी कास्ट लोअर है तो आप नीचे बैठोगे। तो ये बात केरला जो है भाई पेरियार को बेकार लगती है कि यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो। जब हाँ मैं मानता हूं कि राजाओं के अंदर तो भाई बुद्धि पे पत्थर गिरे हुए थे, बट अगर आप जो है क्या कर रहे हो, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करो जहां पर आप क्या है पूरे नेशन को एक साथ लेके आने की कोशिश कर रहे हो, और वहीं पर आप इस तरह की आइडियोलॉजी लेके आ रहे हो कि यार आपको जो है कास्ट बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होगा यहाँ पर, है ना। तो यहां से क्या होता है, इनका नाराजगी जो है स्टार्ट हो जाती है, यहां से इनकी नाराजगी स्टार्ट होती है। फिर पेरियार की आइडियोलॉजी क्या थी, मेन तो क्या थे भाई, पेरियार की बात करो तो क्या थे, एंटी ब्राह्मण। एंटी ब्राह्मण मतलब कि भाई जो ब्राह्मण जो कहते कि भाई हम ऊपर है, सारे काम हमसे ही करवाने हैं, है ना। कोई भी जो है शादी है, कोई भी जो शादी है, कोई भी किसी की डेथ हो गई, किसी की फ्यूनरल है, किसी की मैरिज है, किसी का बर्थ है, जो भी जो रिचुअल्स है एवरीथिंग विल बी डन बाय द ब्राह्मण्स। क्या है, ब्राह्मण ही करेंगे। और फिर क्या था, अब ब्राह्मण तो करेंगे लेकिन साथ साथ में और भी यहां पर था कि ब्राह्मण चलो ठीक है भाई ब्राह्मण ये सब करेंगे, बट क्या कि भाई यहां से जो अदर जो कम्युनिटी है, जो अदर जो कास्ट, जो लोअर कास्ट है, उनको इन सब चीजों से एक्सक्लूड किया गया। मुझे आज भी याद है कि मेरे गांव के वो ब्राह्मण जो अपर क्लास की शादियां करवाते हैं वो लोअर क्लास में जाके शादियां नहीं करवाते। आज भी मेरे गांव के वो ब्राह्मण जो घर पे जाके कुछ मांगते हैं कि भाई हाँ हमें कुछ दीजिए, वो आज भी लोअर कास्ट के घर पे जाके नहीं मांगते। क्यों? उनको लगता है कि नहीं यार ये थोड़े से ना अलग है। और यही ब्राह्मणिकल कल्चर है ना, कुछ और ब्राह्मणिकल कल्चर नहीं है कि भाई मंदिर में एंट्री। अब मंदिर तो चलो ठीक है बेसिक, भाई आदमी डेली जाता भी नहीं है, बट इन सब चीजों को तो डेली देखता है ना वो, है ना। फिर कुछ लोग आते हैं कि नहीं नहीं वो तो जो है भाई उनका जो वो नॉन वेजिटेरियन है, दैट्स वाई दो ब्राह्मण उनको ऐसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत से मैंने ऐसे भी फैमिलीज देखी है जो वेजिटेरियन, एकदम शुद्ध वेजिटेरियन, इवन ब्राह्मणों से ज्यादा वेजिटेरियन वो है, बट फिर भी जो है ब्राह्मण उनसे कोई भी चीज जो है और वो कुछ भी ऑफर करे, ब्राह्मण एक्सेप्ट ही नहीं करते उस चीज को, है ना। हाँ तो यही क्या है, अब देखो तो शाउटिंग, हाँ शाउट टू अंडरमाइन द पोजिशन ऑफ ब्राह्मण प्रिस्ट by formalizing the weddings without them। अब केरला के अंदर यही हुआ था कि ब्राह्मणों ने बोला कि हमारे बिना तुम शादी कैसे कर लोगे, हमारे बिना तुम शादी कैसे कर लोगे भाई, जब तक हमारे मंत्र नहीं आएंगे ओम भूर्भुवः स्वः या जो भी XYZ मंत्रास है वो नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हारी शादी सफल कैसे होगी। और यहीं से क्या आती है दिक्कतें, फॉर्मुलाइज क्या वेडिंग विदाउट देम। तो क्या कहा इन्होंने कि भाई जब आप लोग बोल सकते हो कि भाई हमारे बिना शादी नहीं हो सकती, तो पेरियार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं हम तुम्हारे बिना ही शादी कर लेंगे, हम तुम्हारे बिना शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें तो,
है ना। फिर अनटचेबल्स की बात करें, आर्ग्यूड दे वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल तमिल एंड द द्रविड़ कल्चर। फिर अनटचेबल्स की बात आई कि भाई जिसको जो ना किसी भी चीज को टच कर ले तो गांव वाले उसको टच नहीं करते, किसी भी चीज को टच कर ले तो गांव वाले या फिर अदर जो लोग हैं, है ना, वो कोई कहते हैं ना कुआ ठाकुर का, है ना, कुएं का पानी ठाकुर का, है ना, खेत ठाकुर का, खेत का अनाज ठाकुर का। तो वही वाली बात है, उसमें भी अगर कोई टच कर ले इन केस ऑफ, तो क्या होता है कि भाई इनको एक्सक्लूड कर दो। ये भी मैंने देखा है। ऐसे मान लो कि जो है ना टैप लगे हुए हैं गाँवों के अंदर, आप लोगों ने देखा एक बड़ा सा टैंक होता है, एक बड़ा सा टैंक है, उस टैंक के बाहर टैप लगे हुए हैं पानी के लिए, तो ऐसे देखा है। फिर एक दीवार आएगी बीच में एक बड़ी सी, उसके बाद 1 2 3, और ये आंखों देखा हाल है, आंखों देखा, और आज भी देखता हूं वैसे मैं तो, है ना, आज भी है ये आज भी स्टिल इट इज कंटिन्यू। कि कुछ लोग जो है ना अपर कास्ट के जो लोग हैं वो यहां से पानी भरेंगे, और जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो यहां से पानी भरेंगे। और इवन उनके पानी का क्यों होता है ना, एक 1 ड्रॉप ऑफ द वाटर वो इधर नहीं आनी चाहिए, लड़ लेते हैं लोग। चलो आ जाओ नेक्स्ट आओ। इक्वालिटी में बात की तो बिलीव द अनटचेबल्स हैड फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स टू अचीव सोशल इक्वालिटी। फिर उनका जो अनटचेबल जिनको भी लोग मानते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो ऐसे बोल दो कि हम किसी भी रिलीजन से नहीं है। भाई आज हम हिंदू रिलीजन के साथ हैं तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना, तो कल हम बोल देंगे कि भाई हम तो किसी भी रिलीजन के साथ नहीं, हम तो किसी भी रिलीजन के साथ में नहीं है ना, हम किसी भी रिलीजन के साथ में नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भाई हम रिलीजन में ही नहीं है तो हमारी कहां से कास्ट आएगी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने बोला कि आप क्या है, रिलीजियसली हमें फ्री हो जाना चाहिए। फिर स्क्रिप्चर्स की बात करें, वे रोट एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ द हिंदू स्क्रिप्ट्स। क्या बोला कि ही वॉज एन आउटस्पोक क्रिटिक। फिर उन्होंने कहा कि जो हिंदू जितने भी स्क्रिप्ट्स लिखे हुए उन सब में क्या है, कहीं ना कहीं इन अनटचेबल्स को, इन शुद्रास को बहुत ज्यादा नीचे दिखाया है कि यार ये बहुत अलग है, हमसे बहुत अलग है। एक वो मीम आता ना, हम अलग हैं, है ना, हम अलग हैं, हमें इनके साथ मत जोड़िए। तो ये हिंदू स्क्रिप्चर के अंदर लिखे हुए हैं कुछ कुछ जगहों पर, बट देखो फिर कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है ना, कुछ अलग कहेंगे। देखो कुछ कुछ चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर थी तो खराब नहीं थी, खराब नहीं थी, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि समय काल और परिस्थिति के हिसाब से, मतलब टाइम एरा और सिचुएशन के हिसाब से, आइडियोलॉजीज सिचुएशन के हिसाब से जो है मैं कहूंगा कि सर जो फिलोसॉफीज जो है ना, दैट शुड बी चेंज होनी ही चाहिए। मैंने आपको बताया था महिलाओं के लिए उत्थान की बात की थी, हमने महिलाओं की जो है ना अपहोल्डिंग की बात की थी कि सर फीमेल जो है भाई, पहले के टाइम में जो फीमेल थी वो बहुत, जो वेदों के टाइम में वो पढ़ती थी लिखती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब कुछ भी पढ़ना लिखना बंद हो गया। एक टाइम ऐसा है पढ़ना लिखना छोड़ो, घर से बाहर निकलना बंद हो गया। फिर घर के अंदर ही ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने घर की जो लेडीज है या फीमेल है उनको बोला कि तुम सेक्रीफाइस कर लो अपने लिए। बट आज फिर से वो एरा चेंज हो रहा है ना, आज फिर से वो एरा चेंज हो रहा है कि भाई यहाँ पर क्या फीमेल बाहर जा रही है, पढ़ रही है, लिख रही है ना, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सरकार सुन भी नहीं रही। एरा चेंज हुआ, पहले भी यही था, राजा नहीं सुनता था, अब भी यही हो रहा है। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में फिर से ऐसी कोई आएगी, एक लहर आएगी, एक जो है ना एक लहर आएगी, वो कहेगी कि नहीं फीमेल को घर में रहना। क्यों? क्योंकि हम पुरुषों की वजह से क्या है, हम पुरुषों की वजह से ही क्या है, हमेशा फीमेल्स को दबाया है। हम पुरुषों ने ही दबाया और हम पुरुषों की वजह से ही दबाया है ना, और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर। फीमेल इज नॉट द एनिमी ऑफ द फीमेल। जब भी क्या उन्हें सप्रेस किया गया, हम थे दुश्मन। तो क्रिटिक क्या है, हिंदू स्क्रिप्ट की बात। फिर आते हैं कौन अपने नेक्स्ट जो ना बड़ी थियरी देने वाले, सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में। सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में तो वो थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। तो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या बाबा साहेब अंबेडकर एक फ्रीडम स्ट्रगलर थे या फ्रीडम फाइटर थे?
ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। आपको जो है एक आध रील भी मिल जाएगी मेरी इस टॉपिक पे कि क्या बाबा साहेब अम्बेडकर एक फ्रीडम फाइटर थे या नहीं। ठीक है, आओ चलो कि भाई हम मानते हैं सर भगत सिंह तो थे, है ना, हम मानते हैं सुभाष चंद्र बोस थे, हम मानते हैं कि सर चंद्रशेखर आजाद फ्रीडम फाइटर थे। कुछ लोग नहीं मानते हैं कि भाई वो महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर थे, कुछ लोग ये भी नहीं मानते कि नेहरू फ्रीडम फाइटर थे। बट क्या, बट ये कि भाई यहाँ पर क्या है, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सनैलिटी है, क्या ये फ्रीडम फाइटर थे या नहीं, सबसे बड़ी बात आती है ना। आ जाओ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1891 से लेकर 1956 द सोशल इनिशिएटिव्स, हाँ, फाउंडेड द बहिष्कृत हितकरणी सभा, बहिष्कृत हितकरणी सभा इन 1924 टू फाइट अनटचेबिलिटी। क्या है, जो अनटचेबिलिटी जो है उससे लड़ने के लिए। अब इनके साथ भी ना बड़ा ही मतलब कुछ है कि देखो जब ये छोटे थे, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे स्कूल के अंदर जाते थे तो था ये कि भाई जब ये स्कूल में अंदर जा रहे हैं तो पूरी जो क्लासरूम के अंदर इनको जो है बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, इनको अपनी क्लासरूम के अंदर एंट्री नहीं थी। फिर अगर पानी पीना है तो पियोन को बुलाना पड़ता था, और पियोन जब पिलाएगा पानी तो ये पानी पी सकते थे। ही वाज नॉट परमिटेड टू टच द पॉट, ठीक है, इन्हें परमिशन नहीं दी। फिर अगर मैं बात करूं कि और जैसे फिर एक बार क्या होता है, इनके जो फादर जो थे वडोदरा के अंदर, आई थिंक वडोदरा के अंदर ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ पर क्या है, ड्यूटी थी इनकी, है ना, पोस्ट जो है गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के अंदर। फिर ये ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन से उतरने के बाद एक जो बैलगाड़ी होती है उस बैलगाड़ी पे बैठते हैं, ठीक है, और बैलगाड़ी पे बैठने के बाद थोड़ी देर आगे चलने के बाद बैलगाड़ी वाले को पता चलता है कि ये क्या है, ये जाति से क्या है, जो है लोअर कास्ट के। तो बैलगाड़ी वाला इनको क्या है बीच रास्ते में उतार देता है, कहता है पैदल आओ, मेरी गाड़ी पे बैठ के तूने मेरी गाड़ी को अशुद्ध कर दिया है। तो फिर इनके दिमाग में ना ये छोटी छोटी चीजें जो है ये चलती रही कि यार इतना इतना गलत क्यों शुरू होता है ना। जैसे हम लोग ना, ये तो चलो पुरानी बात है ना, ये तो क्या है बहुत पुरानी बात है, चलो भाई हम कहते हैं सर अब तो शायद हम लोग सुधर गए होंगे, है ना। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, जो आपकी जो भी तो क्लास है ना, उससे थोड़े दिन पहले की बात है कि यहाँ पर बांग्लादेश ने कहा था, बांग्लादेश के कुछ जो है यूथ ने कहा था कि हम क्या करेंगे, चिकन नेक जो ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस कॉरिडोर को तोड़ के हम जो है नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश बना देंगे। तो फिर कुछ इधर के जो ना ईस्ट जो वेस्टर्न जो हिंदूज या वेस्टर्न साइड रहने वाले जो लिबरल्स है, उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे कर लो कि 7 सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो है 21 ब्रदर्स अभी जिंदा है ना। और उसी के एक दिन बाद नॉर्थ ईस्ट का एक लड़का दिल्ली के अंदर जो है अपने सड़क पे घूम रहा था, लोगों ने उसको बोला होगा चाइनीज वाइनीज जो भी हम लोग बोलते हैं, चाइनीज नेपालीज, है ना, जियोग्राफी को एक साइड में रखा, अपनी जो हिस्ट्री को एक साइड में रखा और बोल दिया चाइनीज बोला। उसने कुछ लोगों से लड़ना शुरू किया, भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो आप मेरे को, मैं इंडियन हूँ। तभी उसको किसी ने चाकू मार दिया, और उसका लास्ट वर्ड था कि मैं चाइनीज नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन। ये उसके लास्ट वर्ड थे। तो फिर ये जो चीजें है ना, ये चीजें मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है यार ये ना ये जस्टिफाई कर लेते हैं अपने। यार सोचो, जो आज जो पढ़ लिख गए हैं, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, गाड़ी के अंदर घूमते हैं, शूट बूट पहना, टाई लगा के चल रहे हैं, और एसी के अंदर बैठ के बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये तो चाइनीज है। अरे थोड़ा सोचा होता है। चलो आओ वापस, तो अनटचेबिलिटी के लिए लड़ते हैं ये, है ना। तो क्या बनाते हैं ये बनाते हैं बहिष्कृत हितकरणी समाज। कब तो बनाते हैं ये 1924 में। एक्टिविटीज की बात करें तो सभा रेन फ्री स्कूल्स, रीडिंग रूम्स एंड लाइब्रेरीज। ये जो सभा है क्या बनाती थी, फ्री स्कूल्स थी इनके पास, रीडिंग रूम्स थे, और यहाँ पर क्या है ये लोग लाइब्रेरीज वगैरह थी इनके पास, जो कि जिससे क्या है लोग पढ़ सके। अब बाबा साहब का मेन मोटिव था कि लोग पढ़ लिख लेंगे ना, भाई मेरी कास्ट के जो लोग हैं वो पढ़ लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे, है ना। बाबा साहब का मेन एम ये था कि मैं क्या करूं, मेरे जो समाज के लोग या फिर मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब लोग पढ़ लिख ले, जो भी मुझे मानते हैं वो पढ़े लिखे और रैशनली तर्क करें, है ना, क्या है रैशनल आर्ग्यूमेंट्स करें।
इरेशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। बट बाबा साहेब की जो थिंकिंग जो थी, वो आज का जो बाबा साहेब को फॉलो करने वाला, जो ब्लू झंडा लेके चलने वाला जो पर्सन है, वो भूल ही चुका है। बाबा साहेब ने कहा था कि आप किसी को भी अपना भगवान मत मानो, है ना। तो इन लोगों ने बाबा साहेब को अपना भगवान मान लिया। तो किसी ने एक बात तो सही कही है कि अगर आप किसी से उनका भगवान छीनते हो तो यू विल बी दियर गॉड, और आपकी पूजा बहुत रिग्रेसिव तरीके से होगी। तो बाबा साहब के साथ यही हुआ। बाबा साहब की जो आइडियोलॉजीज तो थी कि हमें समाज को एक करना है, हमें देश को एक करना है, हमें हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना है। न तो बाबा साहब के खुद के जो लोग या फिर जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो पढ़ते हैं लिखते हैं झंडा लेके चलते हैं, न तो वो फॉलो कर रहे हैं, और न ही जो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो माला रटते हैं, नहीं वो बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं। सब भूल चुके कि कौन थे ये, है ना। बस एक वो होता है ना, कई बार अपने एक वो लाइन पकड़ी और हम चल दिए कि बस हमें तो यही करना है। था हिंदू हिंदू, अरे हिंदू होता कौन है यही नहीं पता, वो लगे हैं हिंदू 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 हिंदू, दे डोंट नो द रियल डेफिनेशन, है ना। चलो नेक्स्ट, रीडिंग रूम्स एंड लाइब्रेरीज। अब आते हैं क्या है, सत्याग्रह की बात करें तो बाबा साहब ने क्या सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो यहां पर लेड दी, हाँ, महाद सत्याग्रह इन 1927। क्या स्टार्ट किया था यहां पर, महाद सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था बाबा साहब ने। क्या है, महाद सत्याग्रह स्टार्ट किया था। सॉरी, है ना। अब आगे देखो, हाँ, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के लिए क्या क्या, स्टैब्लिश द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इन 1945 टू फंड स्कूल्स एंड कॉलेज फॉर द, हाँ, फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। जो भी लोग अंडर प्रिविलेज्ड है ना, जो पढ़ नहीं सकते, जिनको सोसाइटी ने पढ़ने से रोका था, उन सब लोगों के लिए यहां पर क्या है, स्कूल्स ओपन की, उन सब लोगों के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ओपन की। कब, तो 1945 में। अंबेडकर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स की बात करें तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए भी डॉक्टर बाबा साहब ने, तो बाबा साहब ने डीसीएफ स्टार्ट किया, है ना। डीसीएफ क्या था, कि डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, कि जो जो क्लासेस को क्या है सोसाइटी ने कभी डिप्रेस्ड किया है, जिनको भी कभी क्या है थोड़ा सा जो है अपवर्ड आने से रोका है, हु आर बैकवर्ड नाउ डेज, है ना, उनको क्या करना है, उनको थोड़ा अपलिफ्टिंग करनी, उनकी अपहोल्डिंग करनी, उनको थोड़ा और ऊपर लेके आने। तो इसके लिए क्या स्टार्ट किया, डीसीएफ स्टार्ट किया, डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन। देन फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, आईएलपी, आईएलपी इन 1935, फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एससीएफ इन 1942, द कैंपेन ऑफ दलित राइट्स, राइट्स, राइट और राइट में बड़ा फर्क है, राइट और राइट में बड़ा फर्क है, ठीक है। इट्स टू स्वीट, चलो आ जाओ। हाँ, फंडेड द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एससीएफ इन 1942, द कैंपेन फॉर दलित राइट्स। क्या करते हैं, ये एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं दलित राइट के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कास्टस, शेड्यूल कास्टस फेडरेशन, तो भाई शेड्यूल कास्ट जितने भी जो है शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए यहां पर उन्होंने क्या किया, एक जो है फेडरेशन बनाया, सीएफसी। अब आते हैं महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी को ना, इंडियंस, हम इंडियंस को ना, अब आपके आपके दिमाग में होगा महात्मा गांधी मतलब एक गरीब पर्सन है, एक गरीब सर जिसको समाज ने कहीं त्याग दिया होगा, है ना, समाज ने इसको साथ में नहीं रहने दिया होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। हमें ना बड़ा ही यूं
गरीबी का ना महिमा मंडन करना आता है। हम जब भी हमें हमें किसी को मोटिवेट करना होता है तो हमें बता दें कि वो पर्सन तो क्या ना कि भाई ट्यूबलाइट के नीचे, है ना, रोड लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने इसी तरह से हमने हमारी जो ना गरीबी है उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है कि भाई हम क्या है, गरीब है फिर हम यहां पहुंचे, है ना। हमने ये नहीं दिखाया कि भाई ये महात्मा गांधी जिनके फादर जो थे कौन, करमचंद गांधी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। अब अब जब हम इनके फादर की बात करते हैं तो इनके फादर बहुत पैसे वाले पर्सन थे, है ना। तो यहाँ गुजरात की एक जो कम्युनिटी आई थी, पाटीदार कम्युनिटी आई थी, है ना, ऐसा ही कुछ है। गुजरात के बहुत ही क्या है, पैसे वाले थे एक, है ना। हाँ, देखो तो क्या है कि यहाँ पर जो ना मतलब पाटीदार नहीं थे ये ना ये थे क्या थे, बनिए, क्या थे, बनी। मतलब इनके पास इतना पैसा था कि ये लंदन स्कूल से जाकर क्या है एलएलबी करके आते, है ना। लंदन स्कूल जो है वहां से एलएलबी करके आते, वहां से अपनी वकालत के लिए भी मुझे प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए साउथ अफ्रीका जाते। साउथ अफ्रीका जाने के बाद इनके साथ थोड़े से कुछ बुरे बर्ताव होते, है ना। साउथ अफ्रीका जब ये जाते हैं तो वो भी क्या थी, साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो था वो भी क्या था, यहाँ पर हम कहेंगे सर ये जो है कि भाई वॉज दी पार्ट ऑफ दी ब्रिटिश कॉलोनी, ये भी क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट हुआ करता था, है ना, क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था। अब ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था इसीलिए इनके साथ भी क्या होता है, थोड़ा सा बुरा बर्ताव होता है। क्योंकि देखो भाई सब अगर हम बात करें कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसकी अगर हम बात करें उसे, एक तो हम मानते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, जो जितना इक्वेटर के पास में रहता है उतना उसका क्या है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्लैक होता है। चलो मैं बता देता हूँ, जो भी क्या है इक्वेटर के जितना पास में होता है उसका कॉम्प्लेक्शन उतना ब्लैक होता है, और इक्वेटर से जैसे हम दूर जाते हैं तो उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर होना लग जाता है, क्योंकि सनलाइट की वजह से। उनका कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, थोड़ा फेयर होता है। तो यहाँ जब महात्मा गांधी जाते हैं तो भाई महात्मा गांधी, अब इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन भी क्या है सच कुछ यूं फेयर फेयर इनफ नहीं था उस टाइम, है ना। आज तो हमने फेयर एंड लवली लगा लगा के जो है फेयर कर लिया है, बट पहले नहीं था। ठीक है। अब महात्मा गांधी वहां जब जाते हैं तो उनके साथ भी थोड़ा सा वैसा ही बिहेव होता है जैसा बिहेव किनके साथ होता है, अफ्रीकन लोगों के साथ होता है, वैसा ही भी होता। तो इसीलिए महात्मा गांधी को लगता है कि नहीं यार यहाँ कुछ हमें रिफॉर्म करना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी अफ्रीका के अंदर, है ना, 1993 के अंदर क्या है, नेटल कांग्रेस बनाते हैं। कौन सी पार्टी बनाते हैं, एक नेटल कांग्रेस पार्टी बनाते हैं, और अफ्रीकन जो है कॉन्टिनेंट के रिफॉर्म के लिए काम करते हैं, और वहां से जो है बहुत बढ़िया लड़ लड़ा के जो मस्त बढ़िया जीत जीत के आते हैं ब्रिटिशर्स से। ठीक है। फिर जब इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद देखते हैं कि ये जो लोग हैं ना हरिजन लोगों के साथ, है ना, हरिजन जो कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ भी क्या है बहुत बुरा बिहेव हो रहा है। तो अब महात्मा गांधी की देखो, जितना मैंने पढ़ा है मुझे अच्छे बताना है बुरा भी बताना है। महात्मा गांधी के बारे में ये जो मैं जितना भी सुना है मैंने, है ना, एज अ हिस्ट्री टीचर या एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, सॉरी टीचर तो क्या सीखता नहीं है, मैं स्टूडेंट कहता हूँ, है ना, हिस्ट्री स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यहाँ ये था कि महात्मा गांधी जब भी ना कुछ इंग्लिश के अंदर लिखते थे, जब भी उन्हें इंग्लिश में लिखना होता तब तो क्या करते कि भाई एकदम मस्त आराम से एकदम सबके सामने बताते कि भाई मैं जो है हरिजन हितैषी हूँ, है ना, आई एम विद द हरिजन्स, है ना, मैं उनके साथ में हूँ। बट जब ये गुजराती के अंदर लिखते थे तो यहाँ पर ये जो है लोगों को या सोसाइटी को बताते थे कि नहीं हमें क्या है इनसे दूर रहना चाहिए। ये था इनका डबल फेस। लेकिन वे मानते हैं, हरिजन लोग ये मानते हैं कि भाई हमें जो है गांधी की वजह से थोड़ी सी जो है अब जो है हम थोड़े ऊपर आए। अगर गांधी की वजह से अगर थोड़े से ऊपर आते तो गांधी और अंबेडकर के बीच कभी जो मतभेद नहीं रहते, है ना, गांधी और अंबेडकर के बीच कभी मतभेद नहीं रहते। चलो अब आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बात करें तो 1869 से लेकर 1940
8th ना, हाँ, worked to eradicate, है ना, eradicate untouchability based on the जो है humanism and the reason। इनका भी क्या मानना था कि सर देखो जितने भी लोग जो हैं जिनको अनटचेबल जिनको माना है उनको हमने टचेबल बनाया है, मतलब टचेबल मतलब सोसाइटी के अंदर एक रिफॉर्म लेके आने की कोशिश की कि भाई ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सभा, हरिजन संघ, यानी क्या है, ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग कब बनाते हैं, 1932 के अंदर। कब, 1932 के अंदर फाउंडेड दी ऑल इंडिया हरिजन सभा, या फिर हम बोलेंगे अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है। फिर आती है वोक्कालिंगा, वोक्कालिंगा संघ। ओरिजिन की बात करें तो क्या है, फॉर्म्ड बाय वोक्कालिंगा, है ना। अगला आ गया, हम नेक्स्ट पहुंच गए, आई थिंक ये थर्ड नहीं फोर्थ नंबर होगा, गांधी जी के बाद ये फोर्थ नंबर, ठीक है। अब आते क्या है, वोक्कालिंगा सभा। ओरिजिन की बात करें तो फॉर्म्ड बाय दी वोक्कालिंगा कम्युनिटी लीडर्स इन द मैसूर स्टेट 1905। कब, तो 1905 के अंदर क्या होता है यहाँ पर, तो वोक्कालिंगा की स्टार्टिंग होती है। फिर कॉन्टेक्स्ट क्या था, वही सेम हमारे पास, द कम्युनिटी नेम्ड डिराइव फ्रॉम द वोको, है ना, वोको यानी क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग ग्रेन्स हैड बीन सप्रेस्ड बाय द आदिल शाही एंड हैदर अली। अभी राजा थे दो लोग, आदिल शाह और हैदर अली, तो इन दोनों ने क्या किया, यहां पर हम बात करेंगे कि सर इन दोनों ने क्या किया, आदिल शाह हैदर अली ने क्या किया कि ये जो वोक्कालिंगा है ना, क्या है वोक्कालिंगा, इनको यहाँ पर सप्रेस किया गया। ये क्या थे, ग्रेन थ्रसर थे, जो ना जैसे मान लेते भाई जो ग्रेन निकालने वाले, बाहर निकालने वाले, ये जो ग्रेन जो एक पैकेट के अंदर बंद होता है छोटे छोटे, उनको बाहर निकालने कॉल्ड थ्रसिंग, तो थ्रेसर थे। और इनको सप्रेस किसने किया, आदिल शाही ने, और हैदराबाद जो हैदर अली क्या है उन्होंने इनको क्या है सप्रेस किया। तो मूवमेंट क्या बात करें तो क्या करते हैं अपने पास, तो है लॉन्च करते हैं, ये भी क्या करते हैं, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट लॉन्च करते हैं। क्या होता है यहाँ पर, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जो है मूवमेंट लॉन्च करते हैं। ओरिजिन की बात करें तो टी बनियन वॉज द प्रेसिडेंट एंड बी जो है पुट्टैया वॉज द जनरल सेक्रेटरी एंड दे प्रिंटेड द न्यूज़पेपर वोक्कालिगरा पत्रिके। तो यहाँ पर क्या है, ये वो कम्युनिटी, वोक्कालिंगा जो वो कम्युनिटी है ना, वोक्कालिंगा वो कम्युनिटी है जिसको यहाँ पर आदिल शाह ने भी सप्रेस किया, जिसको जो है हैदर अली ने भी सप्रेस किया, ठीक है। और फाइनली जब हम बात करते हैं, हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उस टाइम में क्या बनते हैं, एंटी ब्राह्मण जो है मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और टी जो है बयन्ना, है ना, टी बयन्ना वॉज द प्रेसिडेंट एंड बी पुट्टैया वो तो जनरल सेक्रेटरी। दे प्रिंट, इनका न्यूज़पेपर कौन सा था, न्यूज़पेपर था इनका वोक्कालिगारा, क्या है, वोक्कालिगारा पत्रिके। अब आते हैं जस्टिस मूवमेंट की बात कर ले, है ना। हमने 5 देखे, क्या 4 देखे हमने, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब आते हैं हम लोग कहां पर, तो आते हैं जस्टिस मूवमेंट पर। जस्टिस मूवमेंट क्या है, तो सी एन मुदलियर, टी एम नैयर, एन जो है पी तयंगा, पी जो है तयंगाराज, है ना, तयंगाराज स्टार्टेड द मूवमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन लेट 1910s। लेट 19 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जस्टिस मूवमेंट स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट करता है यहाँ पर, सी एन मुदलियर, टी एम नैयर एंड पी तयंगा, बात करें तयगराजा, क्या है, तयगराजा स्टार्टेड द मूवमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन लेट 1910 स्टार्टिंग बात कर लेते हैं ना। अब देखो एम क्या था इनको, सिक्योर जॉब्स इन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स। अब एक तो था अनटचेबिलिटी वाला, है ना, एक हमने देखा था किस तरह से जो किसके साथ, पेरियार के साथ जो हुआ था केरला के अंदर, वैसा ही क्या होता है तमिलनाडु के लोगों के साथ होता है कि पेरियार को जैसे मना किया था, आपको क्या नहीं मिलेगी, आपकी सीट जो है किसके बेस पे मिलेगी, आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट किसके बेस पे होगा, आपकी कास्ट के बेस पे होगा। उसी तरह से जो तमिलनाडु के जो ब्राह्मण्स थे, सॉरी तमिलनाडु के जो ब्राह्मण या अपर क्लास के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो नॉन ब्राह्मण और जो लोअर क्लास के जो लोग थे उनको यहां पर क्या कर दिया, है ना, क्या है, उनको भी यही बोला कि भाई तुम्हें भी क्या मिलेगा, यहां पर प्रॉपर जो है जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तुम्हारी जॉब जो है प्रॉपर सिक्योर नहीं होगी, और प्लस तुम्हें यहां पर क्या है लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं मिलेगा, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन भी तुम्हें यहां पर प्रॉपर नहीं मिलेगा,
ठीक है। अब इसीलिए यहां पर क्या होता है कि ये तीन लोग, कौन, सीटीपी है ना, सीएनटीएमपीटी, सीएनटीएमपीटी पढ़ सकते हो। तो यहां पर क्या है, सीएनटीएमपीटी इन तीनों ने मिलकर क्या यहां पर स्टार्ट किया, मद्रास के अंदर क्या है, यहां पर उन्होंने स्टार्ट किया जस्टिस मूवमेंट। अब इवोल्यूशन की बात करें, बिगिन विद द न्यूज़पेपर जस्टिस, न्यूज़पेपर जस्टिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द जस्टिस पार्टी। क्या स्टार्ट किया इन्होंने, न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया, फिर इनके बाद यहाँ पर क्या है, जस्टिस पार्टी बनाई। इन्होंने क्या बनाया यहाँ पर, जस्टिस पार्टी। इन 1917 द मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन was formed to demand the separate representation for the lower caste। फिर यहां से बनती है, ये रहता है 1917। तो 1917 के अंदर क्या बनता है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर एक बनता है एसोसिएशन बनता है। उसकी डिमांड होती है भाई क्या, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर लोअर क्लास, कि भाई हमें तो अलग से ही रिप्रेजेंट कर दो। आपको लगता है कि भाई 100 सीट से, बट एक काम करो, ये आपकी 100 रखो, बट हमें यहाँ पर एक काम करो 10 सीट एक्स्ट्रा दे दो हमारी रिप्रेजेंटेशन के लिए। हमें आप में से नहीं चाहिए, हमें आपकी सीट में से हिस्सा नहीं चाहिए, हमें हमारे नई सीट ही बना दो। तो हम क्या करेंगे, हम जो लोअर कास्ट है उसको यहां पर क्या है, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कहां पर, लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, अमेलियोरेट है ना, अमेलियोरेटिंग वुमेन्स पोजीशन, अबॉलिशन ऑफ दी सती प्रथा भी बहुत बड़ा मूवमेंट है, राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है कंटिन्यू रहता है ये, है ना। अब आते हैं यहां पर कि भाई क्या है, अबॉलिशन, अबॉलिश्ड ड्यू टू, तो राजा राम मोहन राइज एफर्ट वाया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1829, है ना। और कौन इसे रेगुलेट करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या करती है, यहां पर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1820 लेके आती है। और उसमें भी सेम बात लिखी होती है कि हमें क्या क्या करना है, इन सती जो हो रही है वुमेन्स, इसमें जो सेल्फ सेक्रीफाइस जो हो रही है फायर के अंदर, उनको यहां पर रोकना। ठीक है, फिर क्या रोका गया, फिर रोका गया इन्फेंटिसाइड। तो अगर हम बात करें कि बंगाल जो है, बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804 ये डिक्लेयर करते हैं यहां पर कि यहां क्या नहीं होना चाहिए, इन्फेंटिसाइड इज इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू अ मर्डर, कि भाई यहां पर क्या है, छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स जो है कई बार मार दिया करते थे। मैंने आपको रीजन भी बताया है। और मेनली यहां पर जो है गर्ल इन्फेंट, मेनली यहां पर क्या है, गर्ल, मेनली यहां पर क्या है, गर्ल्स को यहां खत्म कर दिया जाता है ना, गर्ल्स को खत्म, कि भाई गर्ल्स को यहां पर मना कर दिया कि भाई नहीं, अब तो हमें क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ठीक है भाई, गर्ल्स खत्म कर दी। मैंने आपको रीजन बताया था भाई, गर्ल्स को मारने के पीछे का रीजन क्या था, बॉयज क्यों थोड़ा लंबे टाइम तक जी लेते थे, बॉयज आके चलकर काम भी कर लेंगे बॉयज के साथ, इस तरह की ना कुछ है ना उनकी उनको ना उनका बात करूं मैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती थी बॉयज की, बट गर्ल्स वॉज दी कमोडिटी, है ना, उनको सेल एंड परचेज के लिए काम यूज लेते थे, इसीलिए। फिर आता है चाइल्ड सेक्रीफाइस की बात करें, वेलेजली बैन द चाइल्ड सेक्रीफाइस एट द सगरलैंड, सगर जो है आइसलैंड इन 1803। तो 1803 के अंदर क्या होता है, सगर आइलैंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है, चाइल्ड सेक्रीफाइस किसने बंद कराया, वेलेजली, रिचर्ड वेलेजली ने स्टार्ट करवाया, बंद करवाया, सॉरी स्टार्ट किया करवाया, बंद करवाया। फिर आते हैं क्या है, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यू टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर एफर्ट, है ना, संस्कृत विश्वविद्यालय की फाउंडेशन करते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ी जो हस्ती है, कौन, तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट क्या थे कि भाई जो महिलाएं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है एट अ वेरी यंग एज, उनकी शादी, उनको क्या है, फिर से क्या है, शादी होनी चाहिए, डन। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या, विष्णु शास्त्री पंडित फॉर्म्ड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। तो यहाँ पर एक्ट आने से पहले क्या होता है, यहाँ पर विष्णु शास्त्री जो पंडित है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैं कहूंगा यहाँ पर कि भी फाउंडेशन रखते हैं किस चीज की, तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की। अब आते हैं गुजरात के अंदर क्या होता है ना, गुजरात के अंदर बात करें, सत्यप्रकाश, मुंबई रविवार तारीख 5 जनवरी 1950, सत्यप्रकाश, चला जाओ। करसनदास मूलजी फाउंडेड दी सत्यप्रकाश इन 1852 टू एडवोकेट फॉर द विडो रीमैरिज एक्ट, है ना। इन पर एक मूवी भी बनी है,
महाराज, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है, क्या है, महाराज है या फिर महाराजा है, महाराजा, महाराजा, इस तरह की मूवी है। करसन दास मूल जी। फिर आते हैं कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिजेस, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, prohibited marriage of girls below 14, initially not applicable to Hindu but those outside the standard faith the civil marriage। अब देखो इनिशियली जब पहली बार ये बोला गया कि यहाँ पर हिंदुओं के लिए जो गर्ल की है एज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर शादी की एज 14 तो होनी ही चाहिए, तो यहाँ पर बोला है कि भाई क्या है, प्रोहिबिट कर दिया कि 14 ईयर से छोटी महिला की शादी बिल्कुल नहीं होगी, है ना, 14 ईयर से छोटी जो लड़की है, जो गर्ल है, उनकी शादी बिल्कुल नहीं। लेकिन इनिशियली हिंदूज के अंदर एप्लीकेबल ही नहीं था, हिंदूज कह रहे थे भाई हम हमारे हम देखेंगे तुम होते कौन है, हम बताने वाले, है ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये इंडिया है, ये कोई क्या है, ब्रिटेन नहीं है जो हम क्या है बाइबल को फॉलो करें, ठीक है। हिंदूज टू दोज क्या है आउटसाइड द स्टैंडर्ड फेथ, बात करें तो सिविल मैरिजेस बोला गया कि बोला कि ये ना हमारे स्टैंडर्ड के, हमारे फेथ के बाहर है, इसलिए हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, किसने कहा, हिंदूज ने कहा था। फिर आती है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, प्रोहिबिटेड मैरिज ऑफ गर्ल्स अंडर 12 ईयर्स। तो क्या आता है यहाँ पर कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट, कि भाई इनका एज का कुछ तो कंसेंट होना चाहिए, कोई तो एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट होनी चाहिए, है ना, कि जिसके बाद शादी हो सकती है। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट का ये तो बाद में आएगा, है ना। फिर आता है कौन सा, शारदा एक्ट जिसे हम बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, द चाइल्ड मैरिज रेसिस्ट जो है रेस्ट्रेंट एक्ट, पोस्ट टू द मैरिज एज 18 फॉर द बॉयज एंड 14 फॉर द गर्ल्स। ये होता है गर्ल्स की, बॉयज के लिए कितनी रखी, 18 रखी, और गर्ल्स के लिए कितनी रखी, 14 रखी। अभी क्या है, अभी एज कितनी है ना, 1821 या फिर 2021, है ना, कि भाई दोनों की 21-21। वुमेन एजुकेशन की बात करें, अर्ली एफर्ट्स द कलकत्ता फीमेल क्या है जुवेनियल सोसाइटी। तो यहाँ पर और क्या आता है, यहाँ पर कलकत्ता के अंदर मनाई जाती है कि जो फीमेल जो है, फीमेल के लिए क्या अलग से क्या है, यहाँ पर क्या है जुवेनियल सोसाइटी बनाई जाती है, जिनको मान लो फीमेल को कुछ दिक्कतें हैं तो आकर क्या है इनके साथ डिस्कस करे और यहीं से क्या अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले ले। कब बनी थी ये, 1819 में। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो आता है यहाँ पर क्या है, जगन्नाथ शंकर शेठ इन भाऊ दाजी प्रमोटेड गर्ल्स स्कूल, क्या ना, कौन कौन, जगन्नाथ शंकर एंड भाऊ दाजी, भाऊ दाजी ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पर गर्ल्स स्कूल को यहाँ पर क्या है प्रोपगेट करते हैं। फिर हमें महाराष्ट्र के अंदर दो नाम और नहीं भूलने, कौन, ज्योतिबा फुले, है ना, और सावित्रीबाई फुले। ठीक है, हाँ डन, आज आ गए ना, देखो ये रहे दोनों ना फुलेस। हाँ फिर आते हैं क्या, द बैथन स्कूल स्टार्टेड बाय द जेईडी बैथन एडेड बाय द विद्यासागर, विद्यासागर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन कलकत्ता 1849 एट द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। ठीक है, पहली गर्ल्स स्कूल बोली थी करना क्या कहां पर, कलकत्ता के अंदर, कब, 1849 के अंदर। किसने बनाया था, जेईडी जो है बैथन, जेईडी बैथन। फिर आते हैं फुलेस की बात करें, ज्योतिराव फुले यानी ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले ओपन द गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1851। और क्या बनाते हैं, विडो शेल्टर हाउस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, विडो शेल्टर हाउस के, जहां पर क्या विधवाओं को रखा जाता था कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया, हम यहां पर तुम्हें रखेंगे। आओ भाई, विडोज ऑर्गेनाइजेशंस, भारत स्त्री महामंडल 1910, द फर्स्ट मीटिंग इन इलाहाबाद लेड बाय दी शरला देवी चंद्रौनी, है ना, सॉरी सद्रा जो है चौधरानी, क्या है, चौधरानी। तो यहां पर क्या है, हाँ फर्स्ट मीटिंग इन इलाहाबाद लेड बाय दी शरला देवी क्या है चौधरानी।
क्या नाम है इसका? तो भारत स्त्री महामंडल 1910, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस 1904, फाउंडेड बाय द रमाबाई रानाडे इन बॉम्बे, भारत महिला परिषद, क्या बनाया इन्होंने? भारत महिला परिषद, या फिर इसे बोलो लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस 1904। कौन स्टार्ट करता है? रमाबाई रानाडे। कौन? रमाबाई रानाडे। आर्य महिला समाज, फाउंडेड बाय दी पंडित रमाबाई सरस्वती। देखो रमाबाई रानाडे और रमाबाई सरस्वती अलग अलग है ना, रमाबाई सरस्वती। फिर आता है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन 1925, फाउंडेड बाय दी मेहरीबाई टाटा। कौन है? मेहरीबाई टाटा। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927, फाउंडेड बाय दी मार्गरेट कजन। कौन है? तो यहां पर आ जाएगा भाई मार्गरेट कजन्स। अब आते हैं, अब हम यहां से देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब तक तो हमने हिंदूज के अंदर देखा कि सर ये हिंदूज के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है, तो यहां पर हिंदूज को हमने देखा कि भाई किस तरह से हिंदू कह रहे हैं कि हमारी जो शादियां हैं वो तुम्हारे कंसेंट एज के हिसाब से, एज ऑफ जो है मैरिज एक्ट के हिसाब से, विडोरी मैरिज एक्ट के हिसाब से, चाइल्ड मैरिज एक्ट के हिसाब से, इनके हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या हमारे आउट ऑफ फेथ है, हमारे फेथ के बारे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि सर किस तरह से यहां पर जो है अदर रिलीजन्स के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, और वो रिफॉर्म किस तरह से आते हैं इंडिया के अंदर, या इंडिया के जो रीजनल रिफॉर्म जो ना रिलीजियस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। हमने पहले अब तक हिंदूज के देखे, अब मुस्लिम्स के, फिर जो है फिर मैं क्रिश्चियनिटी के बताऊंगा, फिर मैं आपको सिखों के अंदर रिफॉर्म है। इस तरह से हम सारे रिफॉर्म्स बताएंगे। चलो, तो अब क्या आएगा यहां पर हम बात करें तो इस्लामिक रिफॉर्म की बात करें, अहमदिया मूवमेंट क्या आता है? अहमदिया मूवमेंट। फाउंडर कौन है अहमदिया मूवमेंट का? तो मिर्जा गुलाम अहमद इन 1889। तो 1889 के अंदर क्या होता है? अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। स्टार्ट कौन करता है? तो मिर्जा गुलाम अहमद। अब इसके भी थ्योरीज क्या थी, इसके सिद्धांत क्या थे, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या थे? तो बेस्ड ऑन द लिबरल प्रिंसिपल्स अपोज, किसका? जिहाद का अपोज किया था। जिहाद का मीनिंग क्या होता है? जिहाद का मीनिंग है यहां पर एक कोई रिलीजियस फाइट, कि अपने रिलीजन के अंदर यहां पर क्या है, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म करना। भाई साहब, अरे नेट बंद हो गया है? नेट चल रहा है? चल रहा है यार, रुक गया। बस एचओडी की कर रहा हूँ, एचओडी अब क्या खोलूँ मैं? अब फोन उठा था थोड़ी है मेरे। वो चालू तो है। नेट नहीं चलता भाई, बीच बंद बंद हो रहा है बार बार। ऑनलाइन बंद हो रहा है।
हाँ, अहमदिया मूवमेंट, तो ये किसके अपोज में था? जिहाद के अपोज में था। किसके अपोज में? जिहाद को यहां पर इन्हें अपोज करना था। फिर अगर हम बात करें स्प्रेडिंग दी द वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग दी मुस्लिम्स, अब यहां पर क्या है कि भाई क्या चीज स्प्रेड करनी है इनको, कि जो मुस्लिम एजुकेशन की बात की गई कि भाई वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन जो है उसे स्टार्ट करना चाहिए, ना कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो इस्लामिक एजुकेशन चल रही है, जो किस पर बेस है, जो हमें पता है। यहां पर हम बात करेंगे कि सर ये जो है हम बात करते हैं सर इस्लामिक जो मूवमेंट है ना, वो जो है बड़े ही ना कंस्ट्रक्टेड फॉर्म के अंदर जो है एजुकेट करता है लोगों को, है? सारे जो लॉज हैं, है ना, सारे जो नॉर्म्स लिखे हुए वो बहुत ही मतलब यूं समझो ना कि कंस्ट्रक्ट करके लिखे कि यार बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, तो उनके अपोज कर रहे थे। ठीक है। हाँ, फिर देखो आइडेंटिटी की बात करें, डिस्क्राइब इटसेल्फ एज द स्टैंडर्ड बैरियर ऑफ द मोहम्मदियन रेसिस्ट क्या है रेनियंस, तो यहां पर इसको क्या बोला गया, इसे बोला गया मोहम्मदियन क्या ना क्या है मोहम्मदियन रजिस्टर जो है रिनंसिएशन बोला गया, रिनंसिएंस बोला गया कि ये क्या है कि मोहम्मदियन पुनर्जन्म है, यानी इस्लामिक रिफॉर्म्स यहां से स्टार्ट हुए। रिमोट कहां है अपना? इस्लामिक रिफॉर्म्स यहां से स्टार्ट हुआ। फिर अहमदिया का बिलीफ क्या था? इनका बिलीफ अगर बात करें क्या है, मसीहा बिलीव, हाँ बिलीव्ड द मिर्जा गुलाम अहमद was the messiah sent to end the religious war and the जो है कि रेनस्टेन नॉर्मलिटी। क्या यहां पर बात करें रेनस्टेन नॉर्मलिटी यानी रिलीजियस जो वॉर वगैरह हुए जितने भी क्या है रिलीजियस वॉर या फिर जो रेनस्टेन हुए मॉरलिटी के अंदर, है ना, उनकी बात की। फिर अगर हम देखें कि इनका बिलीफ था कि गुर्जा जो है क्या है मिर्जा गुलाम अहमद was the मसीहा, मसीहा माना है उनको कि भाई क्या है कि जो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, क्या है जो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करें, मसीहा माना। स्टेट्स एंड रिलीजन बिलीव्ड इन स्प्रेडिंग द मॉस्क फ्रॉम द स्टेट, बोला ये क्या कि भी देखो हमें कोई चीज स्टार्ट करनी है तो कहां से स्टार्ट करनी है, हमारी मस्जिद से स्टार्ट करनी है, फिर उसको हम क्या है हम पूरे स्टेट के अंदर फैला सकते हैं। मतलब कोई भी काम जो करना है हमारी बेसिक जो बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, क्या है यहाँ पर इस्लाम के अंदर कि सर हमारी बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है मस्जिद, तो वहां से क्यों ना चीज को स्टार्ट किया जाए, फिर इसे हम पूरे जो है नेशन वाइड या फिर जो पूरे स्टेट के अंदर जो है हम लोग फैला पाएंगे। कंसेप्ट ऑफ जिहाद, जिहाद अल अकबर स्ट्रगल्ड अगेंस्ट वंस ओन लॉ, डिस्क्राइब एंगर एंड लस्ट। अब यहां पर क्या है जिहाद अल अकबर क्या है, तो जिहाद अल अकबर की बात करें तो ये था हमारे पास स्ट्रगल अगेंस्ट द वंस ओन लॉज डिजायर, है ना, कि भाई मान लो मेरी ही कुछ डिजायर्स है, उसमें स्पेशली किस पर बात की यहां पर लस्ट और एंगर पर बात की है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर कि भाई जिहाद अल अकबर स्टार्ट करूंगा खुद में। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब यह है कि मुझे खुद के गुस्से पे, मुझे खुद की लस्ट पे कंट्रोल करना है। Then Zihad al-Kabir, a peaceful propagation of Islam by the pen, by the pen। फिर बोला कि जिहाद कबीर क्या है, कबीरदास जी मतलब लिखने वाले, है ना, कबीरदास जी मतलब लिखने वाले। तो कबीर को ये बोला यहां पर कि भाई कबीर का यहां क्या है कि भाई कोई भी हमें रिफॉर्म करना है तो वो किससे लिखना पड़ेगा, पीसफुली शांति से, क्या अपनी पेन से भी रिफॉर्म लाया जा सकता है। फिर जिहाद ए अशगार, जिहाद ए असगर आर्म्ड स्ट्रगल ओनली इन द सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द एक्सट्रीम परसिक्यूशन, है ना, एक्सट्रीम परसिक्यूशन अंडर अ खलीफ्स इंस्ट्रक्शन। अब देखो इसमें से एक तो हम जिहाद अल अकबर पढ़ चुके हैं और जिहाद अल असगार पढ़ चुके हैं पहले भी। अब यहां पर क्या है ये कहता है कि भाई हमें आर्म स्ट्रगल करना है, लेकिन कब, जब भी क्या हो कि एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए और खुद का प्रोटेक्शन करना है, सेल्फ डिफेंस में ही हमें क्या है आर्म्स का यूज करना है। लेकिन इस्लाम जो रिलीजन है उसकी ये थियरीज अलग है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। क्या है इस्लाम में कथनी और करनी के अंदर बहुत क्या है यहां पर फर्क देखने को मिलता है। क्यों फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर लोग जो थे इस्लाम के बड़े ही रेडिकल लोग थे, बड़े ही एक्सट्रीमिस्ट लोग कहां इस्लाम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आओ भाई नेक्स्ट देखें पारसीज के अंदर क्या मूवमेंट हुए थे। पारसीज की बात करें
पारसी की बात करें तो यहां आते हैं रहनुमई, रहनुमई मजदायानासन, है ना, मजदया, मजदयान, मजदयास नान सभा, क्या है, रहनुद्दीन मजदयान, मजदया, मजदयास नानसभा, फाउंडेड इन 1851 by the Nauroji Fardowsi, दादा भाई नौरोजी एंड के आर कामा, के आर कामा एंड एस एस बंगाली, इन सब लोगों ने मिलकर स्टैब्लिशमेंट की। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव था रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ द सोशल कंडीशंस एंड एंड रिस्टोरेशन ऑफ द जोरेस्ट्रियनिज्म, जोरेस्ट्रियनिज्म टू इट्स प्रिस्टीन प्योरिटी। जो जोरेस्ट्रियन कल्चर जो है ना, जोरेस्ट्रियनिज्म को क्या मैं यहां पर पहले तो क्या बोला, रीजनरेट ऑफ द सोशल कंडीशन एंड रिस्टोरेशन, कि भाई हमें क्या है, हमारी जो सोशल कंडीशन जो चल रही है फिलहाल उन्हें हमें चेंज करना है। और क्या बोला, फिर बोला कि रिस्टोरेशन करना है किसका, तो बोला जोरेस्ट्रियन कल्चर का, या फिर जोरेस्ट्रियन जो डिग्निटी, जोरेस्ट्रियन जो प्योरिटी जो है उसे हमें वापस से लेके आना है, उसे वापस से लेके आना है। तो यहां पर क्या किया, यहां स्टार्ट किया इन्होंने रहमुनिया, क्या है, रहनुमिया, रहनुमिया मजदयास नानसभा। फिर मीडिया की बात करें, स्प्रेड मैसेज थ्रू द थ्रू न्यूज़पेपर, रोस्ट गिरफ्तार, रोस्ट गिरफ्तार। रिफॉर्म की बात करूं तो क्या है, क्या है यहां पर, अपलिफ्टमेंट, क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स, रिमूवल ऑफ द पर्दा, एजुकेशन, राइजिंग मैरिज एज, रेजिंग मैरिज, सेम वापस से हर कम्युनिटी का यही सोचना था। पहला तो क्या है, वुमेन्स के लिए सोचो, तो क्या किया इन्होंने कि भाई रिमूव किया, क्या स्टार्ट किया इन्होंने, पर्दा जो था उसे हटाया। फिर एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लेके आए, क्या क्या, एजुकेशन लेने स्टार्ट की भाई वुमेन्स को, है ना, वो भी कौन सी, वुमेन एजुकेशन, वुमेन्स को। और रेज किया, क्या क्या, राइजिंग मैरिज एज, कि भाई फीमेल की जो मैरिज एज जो है गर्ल की, उसे यहां पर क्या है, इंक्रीज किया गया। फिर आओ नेक्स्ट देखो, सिख रिफॉर्म की बात करें, है ना, सिंह सभा मूवमेंट, फाउंडेड अमृतसर इन 1873, कब बनाएगी इसे, 1873 के अंदर बनाई गई, इसका नाम क्या था, सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या है, मेक मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन अवेलेबल टू द सिख, यानी क्या है, स्टेब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ द खालसा स्कूल। तो बोला कि जहां जहां क्या है, खालसा स्कूल है, जो जो क्या है, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स है। अब गवर्नमेंट फंडेड मतलब ये मत समझना कि ब्रिटिशर्स ने फंड कर रहे, ब्रिटिशर्स फंड नहीं कर रहे इसको, जो खालसा पंथ है ना, हमारे गुरुओं ने स्टार्ट किया था, उसमें कुछ स्कूल्स भी बनी, उन स्कूल को सिख कम्युनिटी फंड कर रही है। तो कहा कि इन स्कूल के अंदर भी क्या होना चाहिए, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। फिर क्या, कि काउंटर दी, है ना, काउंटर दी प्रोस्टलाइजिंग बाय द मिशनरीज एंड द रिजेक्ट टीचिंग्स, द टीचिंग्स जो है कंट्री टू द गुरुज। और कहा कि देखो यहां पर कहा कि जो पोस्टलाइज जो हुआ है किसके द्वारा, मिशनरीज ने जो हमें हमें चेंज करने की जो कोशिश की है, जो हमारे गुरुओं की जो टीचिंग्स है उन्हें भी हटाने की जो कोशिश की है, वो नहीं होना चाहिए। कि जब मिशनरीज आए तो मिशनरी कहा कि गुरु गुरु कुछ नहीं है ना, ये क्या, गुरु गुरु कुछ नहीं, बाकी जो भी हम है, जो भी है हम हैं। तो यहां पर बोला क्या है, जो भी है हम है बोला। और टीचिंग यहां पर जो जो गुरुजी ने दी थी टीचिंग्स, उसे यहां पर लोग इनवैलिड डिक्लेयर करने लग गए कि भाई ये कुछ मतलब नहीं इसका, है ना, जो हम सिखाएंगे, जो हम बताएंगे वही इंपॉर्टेंट है, जो हम बताएंगे हम सिखाएंगे वही क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब आओ भाई अकाली दल मूवमेंट की बात करते हैं, क्या आता है नेक्स्ट यहां पर, अकाली दल मूवमेंट। अब अकाली दल मूवमेंट क्या कहता है, ओरिजिन की बात करें, ऑफशूट ऑफ द सिंह सभा, ये सिंह सभा से अलग, एंड सेंट्रल सिख लीग फॉर्म्ड इन 1919 स्टार्टेड द अकाली मूवमेंट।
अकाली मूवमेंट, है ना। ओरिजिन की बात करें तो ऑपोजिट ऑफ द सेम, हाँ चलो ये तो क्या। ऑब्जेक्टिव की बात करें इसका क्या था, द ब्रिंग खालसा कॉलेज अंडर सिख कंट्रोल, कि जितने भी खालसा कॉलेज है उनको क्या करना चाहिए, सिखों को कंट्रोल करना चाहिए। अब यहां पर जो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रिटिश जो कंट्रोल है उसे हटाना चाहिए और सिखों का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर एक खालसा स्कूल में जो चाहे वो पढ़ा सके, जो चाहे वो चीजें इंप्लीमेंट कर सके, इस तरह की बात। फिर क्या था, लिबरेट द गुरुद्वारा फ्रॉम द करप्ट उदैसी महंत। अब कहा कि जो उदैसी महंत जो थे, जो क्या थे, करप्ट थे, उनको कहा कि गुरुद्वारा को इनसे फ्री करो, इनसे मुक्ति दिलाओ। किस चीज से मुक्ति, तो कहा भाई ये जो जितने भी जो लोग हैं, जितने भी लोग कौन, तो यहां पर जो गुरुद्वारा के अंदर, जो गुरुद्वारा के अंदर क्या है, करप्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं महंत, उन सबको क्या यहां से हटाना पड़ेगा। तो अकाली दल क्या करती है, दो काम करती है। एक तो कहती है क्या होना चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए भाई किसके कंट्रोल में, सिखों के कंट्रोल में या फिर खालसा के कंट्रोल में। और दूसरा कहते हैं जो महंत जो है, करप्ट महंत, उनको हटाओ गुरुद्वारा से। फिर एनकरेज करती है क्या, द पार्टिसिपेशन इन द इंडिपेंडेंट मूवमेंट एंड सपोर्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अकाली दल क्या करता है, जब यही तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम में क्या करते हैं, यहां पर इंकरेज करते हैं किसको, तो पार्टिसिपेशन इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि भाई सबको बोला। क्या है, हाँ, है ना, सबको बोला क्या करना चाहिए आपको, जो है फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है उसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए, उसमें आपको क्या है, पार्टिसिपेट करना चाहिए। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी क्या है, अपना सपोर्ट देना चाहिए। तो रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट क्या है, द गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पास द सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 आफ्टर द रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज, आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज फेल्ड अगेंस्ट द नॉन वायलेंट अकाली सत्याग्रह, नॉन वायलेंट अकाली सत्याग्रह। हेलो, हाँ, नॉन वायलेंट क्या लेके आती है यहां पर, अकाली सत्याग्रह के बाद सिख गुरुद्वारा एक्ट लेके आते हैं, वहां पर बोला गया कि भाई क्या है, गुरुद्वारे पर किसका राइट होगा, गुरुद्वारे पर सिखों का राइट होगा। फिर आता है नेक्स्ट अपने पास बात करें, वहाबी मूवमेंट, क्या है, वहाबी मूवमेंट या फिर वलीउल्लाह मूवमेंट, क्या है, वहाबी या फिर वलीउल्लाह मूवमेंट। रेवलिस्ट, है ना, रिवाइवलिस्ट, इंस्पायर्ड बाय द अब्दुल्ला वहाब अरेबिया, अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह, क्या है, वलीउल्लाह इंडिया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम है भाई वहाबी, जो है क्या है, वहाबी या फिर वलीउल्लाह मूवमेंट। अब देखो इंस्पायर किससे, एक तो पर्सन यहां से बात करें अब्दुल्लाह वहाब, कहां से, अरेबिया से, और एक है शाह, शाह वलीउल्लाह, ये कहां से, इंडिया से। एमिंग फॉर रिटर्न द परस्यूट, है ना, रिटर्न द परस्यूट ऑफ इस्लाम, कि भाई इस्लाम की जो प्योरिटी, जो इस्लाम कभी पहले था। अब मैं तो कहता हूं कौन सा इस्लाम जो पहले था, पहले जो था वो कौन सा अच्छा था, है ना। जो इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद साहब को धक्के मार के, पत्थर मार के अपने मक्का से मदीना भेज देता है, वो इस्लाम कभी सही था, कभी सही नहीं था, है ना। तो इस्लाम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये कहते हैं कि हमारी जो प्योर सूट जो है ना, परस्यूट की बात करें, प्योर सीट, प्योर जो स्पिरिट की बात करें, जो इस्लाम की जो प्योर स्पिरिट्स है उन्हें वापस लेके आना है। अब वापस आएगी भाई जो है, तो यहाँ पर ये थी कि भाई बस मूवमेंट था एक कि भाई हाँ तो हमें पढ़ना पड़ेगा। गोल क्या था, कन्वर्ट इंडिया,
कन्वर्ट इंडिया फ्रॉम दारुल हर्ब यानी लैंड ऑफ खरीफ टू दारुल इस्लाम। क्या बोला कि इंडिया को क्या करो, यहां पर कन्वर्ट कर दो, क्या है, पूरे इंडिया को यहां पर क्या है, दार उल हरीफ से कहां कन्वर्ट कर दो, काफिर से। क्या है, इंडिया क्या है वैसे, इंडिया हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान की बात करें वहां पर जहां हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो ये लोग कहते हैं यहां पर कि हम एक काम करते हैं, क्यों ना इस दारुल कफीर को या फिर काफिर को क्या कर दें, दारुल इस्लाम कर दें, कि इंडिया को ही क्या है, इस्लामीकरण कर दिया जाए, पूरे इंडिया को कन्वर्ट कर दिया जाए, ये इनका टारगेट था। Targeted initially against the Sikh in Punjab, then against the British after in 1849, and played a role in the 1857 revolt, है ना। अब देखो स्टार्टिंग कहां से होती है, पंजाब के अंदर ये सिखों को जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, कब, आफ्टर 1849 के अंदर। प्लेड अ रोल इन 1857 रिवॉल्ट के अंदर इनका जो है काफी अच्छा रोल रहता है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है क्या है, बात करें फरैजी मूवमेंट, है ना, फरैजी मूवमेंट। फाउंडर की बात करें, हाजी हाजी शरियातुल्लाह, है ना, हाजी शरियातुल्लाह, इन ईस्ट बंगाल 1818 1818 के अंदर यहां पर आता है शरियातुल्लाह के अंदर, जो है ईस्ट बंगाल के अंदर 1818 के अंदर। फिर देखो जो है डिवाइड, जो है डिराइव्ड फ्रॉम द एम्फसाइज, है ना, एम्फसाइज ऑन इस्लामिक पिलर्स, इसका नाम क्या होता है, फराइदी। भाई इसका जो फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन किसके बेस पर रखी गई, फाउंडेशन रखी जाती है इसकी, तो क्या बात करें, फराइजी, क्या पर है, फरैजी मूवमेंट की बात करें तो इसका नाम होता है फराइदी। इस्लामिक पिलर क्या था, फराइदी। एवोल्यूशन की बात करें, अंडर द दादू मियान यानी हाजी सन, it became revolutionary from 1840. He organized the parliamentary force to fight जमींदार एंड द इंडिगो, है ना, इंडिगो प्लांटर्स। हाँ, अब ये क्या था, जो इंडिगो प्लांटर जो थे उनके साथ में, और इनका मेन फोकस था फाइट किनसे करनी, जमींदार से जो फाइट करनी। क्यों, क्योंकि जमींदार क्या कर रहे थे उस टाइम, जमींदार जो थे वो जबरदस्ती बोल रहे थे कि यू शुड, क्या है, इंडिगो आपको ग्रो करना पड़ेगा, इंडिगो की आपको खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो एक्शन की बात करें, स्टेब्लिश्ड लोकल लॉ कोर्ट्स एंड आस्क्ड फॉलोवर्स नॉट टू पे रेंट, और क्या बोला फॉलोवर्स को कि भाई तुम्हें क्या है, रेंट ही पे नहीं करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, यहां पर रेंट पे ही नहीं करना है, ठीक है। हाँ, फिर आती है द देवबंद स्कूल, टाइम तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दे देवबंद स्कूल, अब देवबंद स्कूल क्या कहती है, ऑर्गेनाइज बाय द ऑर्थोडॉक्स उमेला, क्या है, उलेमा, सॉरी उमेला क्या, उलेमा, दारुल दारुल उलूम दारुल उलूम देवबंद। क्या है, किसने स्टार्ट किया, यहां पर एक ऑर्थोडॉक्स उलेमा था, इसका नाम क्या है, दारुल उलूम देवबंद, तो इसलिए इसका नाम क्या है, द देवबंद स्कूल। कब स्टार्ट होता है, 1866 के अंदर स्टार्ट होता है। फाउंडर्स की बात करें, इंक्लूडिंग दी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम, नेवोस जो है क्या है, नैनोतवी नैनोतवी एंड रशीद अहमद गंगोही। कौन कौन थे, एक तो था भाई उमेला, जो क्या है, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच रखने वाला, कंजर्वेटिव सोच वाला पर्सन, क्या है, कंजर्वेटिव सोच वाला पर्सन, पुरानी सोच का जो पर्सन है वो। अब दारुल उलेमा है, यहां पर बात करें क्या है, कब स्टार्ट होती है, 18 जो है 66 से। और फाउंडर कौन कौन थे, मोहम्मद कासिम जो क्या है, नवोतवी एंड रशीद अहमद गंगोही। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था प्रोपगेटिंग प्रोपगेटिंग द प्योर, जो है कुरानिक, कुरानिक मतलब हो जाएगा यहां पर बेस्ड ऑन कुरान, या फिर हम बोले शरीयत,
शरीयत के हिसाब से, है ना। हाँ, क्या ले रहे हैं अपने यहाँ पर, कुरानिक टीचिंग्स एंड कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर, कि भाई जितने भी जो फॉरेन रूलर थे उनके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, जिहाद मतलब हो जाएगा रिलीजियस वॉर। रिलीजियस वॉर, डन। हाँ, रिलीजियस वॉर। फिर क्या बोला यहां पर, स्टांस क्या था इनका, अपोज करते वेस्टर्न स्टाइल रिफॉर्म्स टू द सैयद अहमद खान। जो सैयद, एक मिनट सर, सैयद अहमद खान तो आ गए, है ना। अब देखो, अपोज करते किसका, वेस्टर्न स्टाइल रिफॉर्म। अब यहां पर क्या था कि भाई इस्लाम के अंदर भी हमने देखा अभी कि यहां पर कुछ लोग जो थे वो चाह रहे थे यहां पर क्या हो, इस्लाम का भी क्या हो, वेस्टर्नाइजेशन हो, इस्लाम में क्या हो, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाए। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, है ना, तो यहां पर मना कर रहे हैं। तो इसीलिए होता है, देखो जो वेस्टर्नाइजेशन का क्या कर रही है, अपोज कर रही है, उसे वो है हमारे पास देवबंद स्कूल, क्या है, देवबंद स्कूल। फिर अगर हम बात करें तो यहां जो है कुछ लोग अपोज करें किसका, इस जो देवबंद स्कूल जो है किसका अपोज करिए, वेस्टर्न स्टाइल रिफॉर्म का, जो कि कौन कर रहा है यहां पर, तो वो कर रहे हैं यहां पर सैयद अहमद खान। अगला आते हैं हमारे पास कौन, सर सैयद अहमद खान। 1817 से इनका बर्थ होता है और 1898 के दिन इनकी डेथ हो जाती है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश व्यूड द मुस्लिम एज द कॉन्स्परेटर ऑफ 1857, कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है, उस रिवॉल्ट के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले, जो कॉन्स्पिरेटर जो थे वो कौन है। कॉन्स्पिरेटर हम देखेंगे यहां पर हमारे किसको माना, जो है भाई मुस्लिम्स को माना कि ये कॉन्स्पिरेट थे, इनकी वजह से क्या है, ये सारा जो रिवॉल्ट हुआ है, रिवॉल्ट इन्हीं की वजह से हुआ है। तो सर अहमद खान वाज द लॉयलिस्ट इन द जुडिशियल सर्विसेज, हु शाउट फॉर द जो क्या रिकॉन्सिल देम। अब यहां पर सर सैयद अहमद जो स्टार्ट होते हैं भी कहते हैं देखो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम ने या फिर मुस्लिम ने मिलकर जो है यहां पर क्या है 1857 का रिवॉल्ट नहीं किया है, ठीक है। और फिर देखो रिकॉग्निशन की बात करें तो मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1878 एंड द नाइटेड 1888। तो पहले यहां पर क्या होता है, इनको रिकॉग्निशन कहां से मिलती है, तो मिलती है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो मिलती है 1878 के अंदर। और यहां पर जो नाइटेड की बात करो तो वो मिलती है अपना, नाइटेड इन्हें रिकॉग्निशन देता है 1888 में। कब, 1888 में। किस चीज की रिकॉग्निशन, कि हाँ भाई तुम क्या है, तो यहां पर मुस्लिम वाज नॉट द कॉन्स्पिरेटर ऑफ 1857। अब अहमद के आइडियाज क्या थे, सर सैयद के आइडियाज क्या कहते, तो रिलीजन की बात करें तो साउथ टू रिकाउंसिल द वेस्टर्न साइंस इन द कुरान, वेस्टर्न साइंस एंड कुरान, बिलीव द रिलीजन शुड बी एडेप्टेबल टू द टाइम एंड द नॉट क्या है, नॉट जो है फॉसिलाइज्ड। अब ये बोल रहे हैं कि रिलीजन को क्या होना चाहिए, टाइम के साथ क्या है, एडेप्टिव होना चाहिए, ताकि वो दूसरों की चीजों को एक्सेप्ट कर सके और खुद की कुछ चीजों को क्या है, जो है लेट बाय गो कर सके, है ना, या फिर छोड़ सके खुद की कुछ पुरानी चीजों को। फिर देखो, फिर कह रहा है कि यहां पर बिलीव करना चाहिए कि एडेप्टेबल हो और टाइम के साथ में एकदम कंस्ट्रक्ट, एकदम रुका हुआ एक्सट्रक्ट नहीं है ना चाहिए। फिर कह रहा है कि वेस्टर्न जो साइंसेस जो है, वेस्टर्न साइंस जो है कुरान के हिसाब में, जो कुरान में नहीं लिखी है ऑल्दो, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, इस वेस्टर्नाइजेशन को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगला आता है एजुकेशन की बात करें। हाँ, तो फंडेड महमेदियन क्या है, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेटर जिसे हम बोलते हैं, आज जिसे हम बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1875। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनती है, 1875 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। और यहां पर क्या है, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मिलता है, क्या मिलता है यहां पर, जिसका पुराना नाम क्या था, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब ओरिएंटल क्यों है और एंग्लो क्यों, समझ में आ गए। ओरिएंटल का मतलब तो यह था कि जो यहाँ की क्या है एंशिएंट कल्चर को पढ़ाए,
और एंग्लो मतलब इंग्लिश कल्चर। तो यहाँ पर यहाँ कौन सी भाई, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर बात करूं कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के अंदर क्या दोनों ही चीजें पढ़ाई जाती है, एंशिएंट इंडियन भी पढ़ाई जा रही है और यहीं पर क्या है जो न्यू नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। फिर वुमन की बात करें, एडवोकेट एजुकेशन एंड अपोज दी पर्दा एंड पॉलीगेमी। क्या क्या स्टार्ट हुआ, पॉलीगेमी और पर्दा पर क्या है सर अहमद ने भी, सर सैयद अहमद ने भी क्या है अपोज किया और वुमेन एजुकेशन को यहां पर क्या है बढ़ावा देने की बात की। फिर सर सैयद ऑन द यूनिटी एंड द पॉलिटिक्स। यूनिटी की बात करें तो प्रीच द बेसिक कमोडिटी ऑफ द हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट। फिर कहा कि देखो हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट की जो दोनों की जो बेसिक चीजें हैं उन पर इन्होंने बातें की। ठीक है, पॉलिटिक्स की बात करूं, अपोज द पॉलिटिकल एक्टिविटीज बाय द मुस्लिम, एनकरेज्ड फोकस ऑन द एजुकेशन एंड जॉब। कि भाई तुम्हें ना मुस्लिम्स को बोला कि देखो तुम्हें ये फालतू राजनीति के अंदर नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी जॉब पर, तुम्हें एजुकेशन पर फोकस करना है, तुम्हें क्या करना है जॉब और एजुकेशन पर फोकस करना है। फिर लिटरेचर की बात करें तो पब्लिश द मैगजीन तहबीब उल अखलाक। तो सर सैयद अहमद ने क्या स्टार्ट किया, यहां पर एक मैगजीन पब्लिश की थी, इसका नाम क्या है तहबीब उल अखलाक। सर सैयद अहमद, क्या यहां पर सर सैयद अहमद। अब आते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की बात। अलीगढ़ मूवमेंट, हाँ अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें तो क्या है, नेचर क्या है, अ लिबरल मॉडर्न ट्रेंड अमंग मुस्लिम इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंसिया एम्ड एट स्प्रेडिंग द मॉडर्न एजुकेशन विदाउट वीकनिंग एलिजियंस टू इस्लाम। फिर यहां पर अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर क्या था कि कुछ लोगों का मानना था कि देखो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, मुस्लिम जो इस्लाम के अंदर क्या करते हैं, वेस्टर्निफिकेशन करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन करते हैं, लेकिन जो इस्लाम का जो मेन स्ट्रक्चर है उसे चेंज नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा मान रहे थे कि मॉडर्न जो है ट्रेंड अमंग द मुस्लिम इंटेलिजेंसिया एम्ड टू स्प्रेडिंग द मॉडर्न एजुकेशन विदाउट वीकनिंग द एलिजेंस टू इस्लाम, कि इस्लाम जो है रियलिटी के अंदर उसे नुकसान नहीं करना है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्या है इस्लाम में चेंजेस करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा चेंजेस करते हैं और हाँ तो यहां पर क्या है कि भाई वेकरिंग द एलिजियंस टू द जो है इस्लाम। अब ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर वैसे छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी, बट हमें क्या है इस्लाम को थोड़ा सा मॉडर्न करना है ना, इस्लाम को मॉडर्न करना है। रिफॉर्म की बात करें तो वर्कड ऑन द सोशल रिफॉर्म, जैसे पर्दा हटाना, डाइवोर्स, तलाक तलाक तलाक, है ना, तलाक 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 को हटाना। फिर और बात करें यहां पर क्या है, हाँ हार्मोनाइज जो क्या है हार्मोनाइजिंग द इस्लाम विद द मॉडर्न लिबरल कल्चर। फिर बोला कि अब क्या कर रहे हैं, हार्मनी स्टैब्लिश करते हैं किन के बीच, इस्लाम और जो मॉडर्न जो लिबरल्स हैं उनके बीच। इसका इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट द अलीगढ़ बिकम द सेंटर ऑफ द मुस्लिम कल्चर इन द रिलीजियस राइवल। तो यहां पर अलीगढ़ क्या बन गया, मुस्लिम जो कल्चर को प्रोपेगेट करने के लिए, मुस्लिम कल्चर को बढ़ावा देने की जगह या फिर सेंटर बन गई। अगली आती बात करें धर्म सभा, क्या है धर्म सभा। फाउंडर कौन यहां पर, राधाकांत देव इन 1830। तो हमें क्या है एंशिएंट वाली याद करनी है ना कुछ कुछ, तो यहां पर क्या है धर्म सभा, फाउंडेड इन 1830। आइडियोलॉजी की बात करूं तो ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन ऑफ द रिफॉर्म शाउट फॉर द स्टेटस क्वो, इट अपोज्ड द अबॉलिशन ऑफ द सती। तो ये भी क्या करते हैं यहां पर सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, सेम राजा राममोहन राय जो काम कर रहे हैं वही काम क्या है, ये सोसाइटी कौन सी भी अगर हम बात करें तो धर्म सभा कर रही है। कौन सी, धर्म सभा कर रही है। ठीक है, फिर जो ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन जो थे, जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन थे कि यार आप कोई भी रिफॉर्म कर रहे हो, तो जो ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे उनका ये मानना था कि ये सब नहीं होना चाहिए, उनका ये मानना था ये नहीं होना चाहिए। वैसा कुछ कुछ जगहों पर इन्होंने भी किया, लेकिन यहां पर क्या, इट अपोज दी अबॉलिशन ऑफ द सती प्रथा। फिर ये क्या करते, सती प्रथा जो अबॉलिशन जो है, सती प्रथा का जो अबॉलिशन है उसका विरोध करते। इसकी शकल देखो, कुछ कुछ ऐसा नहीं था, ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये अपने पुतिन जैसा लग रहा है। क्या है, पुतिन जैसा नहीं लग रहा आप लोगों को, है ना, पुतिन नहीं लग रहा कि ब्रिटिशर्स कर रहे हैं कि अपोज करना है सती प्रथा का, ये भी कह रहे हैं, कुछ इंडियंस भी कह रहे हैं अपोज करना सती प्रथा का। लेकिन यहां पर जो राधाकांत देव क्या कर रहे हैं, 1830 के अंदर कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि यहां पर क्या है, सती प्रथा होनी चाहिए, ये बात ये कह रहे हैं। एजुकेशन की बात करें, हाउएवर इट फेवर्ड द प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इवन फॉर गर्ल्स। ऑल्दो ये कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है कि आप गर्ल्स को वेस्टर्नाइजेशन पढ़ाओ, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाओ, लेकिन सती प्रथा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सती प्रथा होनी चाहिए। तो घर से स्टार्ट की थी। अब आते हैं दयानंद सरस्वती या फिर आर्य समाज। बॉर्न दी जो है मूल शंकर 1824 इन गुजरात, एजुकेटेड बाय द ब्लाइंड टीचर स्वामी जो है विरजानंदा, है विरजानंदा इन मथुरा के अंदर एक टीचर मिलते हैं इनको, कौन, विरजानंदा, वो इन्हें पढ़ाते हैं, ऑल्दो वो अंधे थे। ठीक है, और इनका बर्थ गुजरात के अंदर 1824 के अंदर होता है। इनके दयानंद के आइडियाज क्या थे, दयानंद का आइडियाज था वेदास, स्लोगन था बैक टू वेदास। क्या है, बैक टू वेदास, नॉट दी वेदांत। वेदांत की बात कौन करते हैं, परमहंस, है ना, कौन, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस करते हैं एक तो, और सेम विवेकानंद। ठीक है, और ये कहते हैं कि वेद की तरफ लौटो। क्या कहते हैं, बैक टू वेदा, यानी वेदों की ओर लौटो। बिलीव क्या करते हैं, देवर जो है क्या है, जो है क्या, इनफेलेबल बट सपोर्टेड इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन। देवर क्या है, इनफेलेबल, उनका बिलीव क्या था कि भाई हम लोग जैसे, अब देखो हमारे साथ क्या हो रही है, हाँ, अब देखो देवर इनफेलिबल, इनका ये मानना था कि देखो मुझे तो कोई नहीं हरा सकता, जो मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, है ना, जो मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। बट सपोर्ट करते थे किस चीज का, यहां पर इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन का, कि भाई हाँ आपको लगता है कि मेरे हिसाब से वेद ये है, तो आपकी बात आप सच जो है सत्य साबित करो। क्या करना है आपको, अपनी बात को सत्य साबित करना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रिजेक्शन की बात करें, क्रिटिसाइज दी पुराना एंड लेटर स्क्रिप्शंस। क्या है, पुराण और लेटर जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका यहां पर ये सपोर्ट किया करते थे। सोसाइटी की बात करें, क्या है, envisioned a classless society through the subscribed to Veda and notion of the Chaturvarna, यानी क्या है, मेरिट बेस्ड अटैक्ड अनटचेबिलिटी एंड ऑर्थोडॉक्स। अब इस लाइन के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। क्या क्या लिखा है, पहला कहा कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कास्टलेस होनी चाहिए। दूसरा बोला क्लासलेस होनी चाहिए। फिर सोसाइटी चाहिए इनको। फिर इनको बोला कि इन्होंने क्या कहा कि वेदों को जो है, हमारे पास जो वेदों के अंदर जो लिखा है चातुर्वर्ण सिस्टम लिखा है उसे नहीं मानना, है ना, उसे नहीं मानना है ना, नोशन वैदिक नोशन ऑफ चातुर्वर्ण मेरिट बेस। और इन्होंने क्या अटैक किस पर किया, अनटचेबिलिटी और ऑर्थोडॉक्सी पर क्या है अटैक किया। तो ये जो अनटचेबल्स जो आप लोग यूज करते हैं कि अनटचेबल है, इनको छुआछूत करने वाले लोगों से क्या है इन्होंने कहा दूरी बना के रखो। फिर कौन, कंडक्ट की बात करें, बिलीव इन कर्मा एंड दी रिकारनेशन, है ना, रिनकारनेशन, ये क्या है, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। किसमें, कर्म और पुनर्जन्म में इनका विश्वास था।
आर्य समाज ने क्या किया, फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 एज दी क्या है, रिएक्शन टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। अब इनको ये था कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारी सोसाइटी पर ये खराब है, इनका ये मानना था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खराब है, तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, आर्य समाज स्टार्ट किया। बुक की बात करें क्या है, सत्यार्थ प्रकाश यानी द ट्रूथ लाइट, द ट्रू लाइट इन्होंने स्टार्ट की। स्प्लिट इन द आर्य समाज की बात करें 1893 के अंदर स्प्लिट होता है। पहली बनती है कॉलेज पार्टी लेड बाय दी हंसराज एंड लाजपत राय। हंसराज एंड लाजपत राय फॉरवर्ड इंग्लिश एजुकेशन एंड अलाउ दी नॉन वेजिटेरियन डाइट। ये करते हैं, अलाउ करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आप क्या नॉन वेजिटेरियन डाइट रखते हो फिर भी आप क्या बन सकते हो, आर्य समाज का पार्ट बन सकते हो। कौन से आर्य समाज का, तो कॉलेज पार्टी का पार्ट बन सकते हो। कौन कौन इसके अंदर, हंसराज और लाजपत राय। फिर स्टैब्लिश कब होती है, डीएवी कॉलेज लाहौर 1886 के अंदर। क्या है, डीएवी कॉलेज लाहौर 1886। फिर था महात्मा पार्टी, सेकंड आती है, लेड बाय द स्वामी शारदानंद। क्या है, शारदानंद क्या है, बात करें, या फिर इनका नाम क्या है, मुंशीराम। मुंशीराम फेवर्ड द संस्कृत वैदिक फिलोसफी, गुरुकुल सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म। इन्होंने क्या कहा कि देखो आप वो नहीं कर सकते कि हंसराज और लाजपत राय की तरह कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आप क्या बन सकते हो, आर्य समाज का पार्ट बन सकते हो। कदापि नहीं, कतई नहीं। और क्या किया इन्होंने, वैदिक जो डाइट, वैदिक डाइट पर, वैदिक फिलोसफी पर, वैदिक संस्कृत और वैदिक फिलोसफी पर फोकस किया, गुरुकुल सिस्टम को जो है एम्फसाइज किया। अब आते हैं थियोसॉफिकल मूवमेंट। आई थिंक ये अपना आज की इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, थियोसॉफिकल मूवमेंट। अच्छा हाँ, थियोसॉफिकल मूवमेंट ये अपना क्या है, लास्ट टॉपिक है। आ जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं, बस स्टार्ट करते हैं। फाउंडर की बात करें, मेड है, कौन है, हाँ, तो मैडम एचपी बालवत्स्की एंड द कर्नल एमएस ऑलकिट founded the society in the New York 1875 inspired by the Indian culture। तो इंडियन कल्चर से इंस्पायर होकर यहां पर एक सोसाइटी बनती है, इंडियन कल्चर से इंस्पायर होकर एक जो सोसाइटी बनती है, इसका नाम क्या होता है, यहां पर हम बात करेंगे। तो यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग हैं। अब देखो बिलीफ क्या था इनका, स्पेशल रिलेशन बिटवीन द सोल एंड द गॉड एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इनका ये माना था हमारे जो सोल है उस सोल का गॉड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, स्पेशल रिलेशन है, और इनका यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम सब क्या है, भाई हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले। इंडिया की तो बात करें तो शिफ्ट हेडक्वार्टर्स टू दी अदैयर यानी मद्रास इन 1886। स्टार्ट कहां होती है, 1876 75 के अंदर तो होती है, कहां, न्यूयॉर्क के अंदर। बट यहां पर क्या है, अपने आप को शिफ्ट करते हैं हेडक्वार्टर जो है अदैयर मद्रास के अंदर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं। फिर थियोसॉफिकल रिफॉर्म की बात करें एंड क्रिटिसिज्म की बात करें, रिफॉर्म क्या है, अपोज चाइल्ड मैरिज एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सब लोगों का लगभग एक ही मुद्दा है, क्या मुद्दा है कि यहां पर क्या है, चाइल्ड मैरिज को रोकना, सती प्रथा को रोकना, जो है फिर वुमेन्स एजुकेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, फिर जो है अनटचेबिलिटी को रोकना, लगभग सबका एक ही मोटिव है। ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो समटाइम्स गिव इंडियंस अ फॉल्स सेंस ऑफ द प्राइड इन द आउटडेटेड बैकवर्ड लुकिंग ट्रेडिशन। क्या है, ये कभी कभी इंडियंस को अपनी हकीकत बता देते कि देखो तुम क्या थे, मतलब तुम गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया करते, तुम धनुष वगैरह चलाते थे। तो ये था कि कुछ लोगों के हिसाब से सही चीज है और कुछ लोगों के हिसाब से गलत चीज है। भाई कोई मुझे बोले कि मेरी हिस्ट्री ऐसी थी तो अच्छी बात है, बट कोई मुझे ऐसे बोले कि तुम्हारी हिस्ट्री ऐसी थी और तुम आज कहां हो, है ना। भाई एक हिस्ट्री थी जहां हम किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, एक हिस्ट्री थी जहां पर किसी के सामने बैठ के 4 स्टूडेंट पढ़ पाते थे, और आज मैं कहीं हूं और आप कहीं हो, है ना। ये जो थियरीज है, इन थियरीज को यहां पर क्या है, सपोर्ट और अपोज मिलता ही रहता है। अब आते हैं एनी बेसेंट की बात करें, 1847 से लेकर 1933 तक, जो बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर दी ऑलकॉटेज डेथ इन द 1907 एंड मार्किंग द मूवमेंट पॉपुलर। अब ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है उसे पॉपुलर कौन करते हैं, एनी बेसेंट करती है। फिर ठीक है, फर्स्ट जो है फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस भी एनी बेसेंट थी। फर्स्ट जो फॉरेन प्रेसिडेंट है ना, फीमेल, फिर आती इंडियन नहीं, एक फॉरेन है, ठीक है। एजुकेशन की बात करूं तो फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, 1898 के अंदर, विच बिकेम द
the which became the nucleus for the Banaras Hindu University in 1996. अब जो बनारस हिंदू कॉलेज बना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनी है BHU, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका जो न्यूक्लियस, उसके जो पावर हाउस की बात करें तो कौन था, वो था हिंदू कॉलेज इन बनारस, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस। फिर था भारत धर्म क्या है महामंडला, फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्म्ड इन 1902 इन वाराणसी बाय कंबाइनिंग द ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या है संतान धर्म, क्या है संतान धर्म सभा, धर्म महापरिषद एक्सेट्रा। इस तरह से यहाँ पर क्या अलग अलग क्या यहाँ पर और छोटी छोटी क्या यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन होती है, कब 1902 में। प्रपोज टू डिफेंड द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म अगेंस्ट द आर्य समाज, थियोसॉफिकल एंड द रामकृष्ण मिशन। इनका पर्पस क्या था, डिफेंड करना कि इसको ऑर्थोडॉक्स जो हिंदुइज्म जो है अगेंस्ट द आर्य समाज, सॉरी हाँ, तो यहां पर क्या है रामकृष्ण मिशन के और थियोसॉफिस्ट जो थे उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चल रहा है उसे रोकना। तो लीडर की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर। अब आते हैं सिग्निफिकेंस क्या था इन सब चीजों का, कहां जरूरत थी, सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल रिलीजियस मूवमेंट, है ना, ये आपकी मेन से एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या है कॉन्फिडेंस की बात करिए, कॉन्फिडेंस है रिस्टोर द कॉन्फिडेंस टू द एजुकेटेड इंडियंस हु फेल्ट इंफीरियर टू द वेस्टर्न कल्चर। अब इससे क्या हुआ, आर्य समाज है हमारा जो विवेकानंद ने स्टार्ट किया, परमहंस मिशन है, ये सब बताते हैं कि देखो हमारा जो कल्चर है ना ये भी कितना अच्छा है, संस्कृत या फिर वैदिक कल्चर भी क्या है कितना अच्छा है, आपको ऐसे खुद को इंफीरियर नहीं समझना है वेस्टर्न कल्चर से। फिर आता है क्या है, हाँ रैशनलिज्म की बात करें तो प्रमोटेड सेक्युलर रैशनल एंड साइंटिफिक और आउटलुक मूविंग अवे फ्रॉम द आउटडेटेड रिचुअल्स, कि भाई हमें क्या है रैशनलिज्म के साथ तरफ लेके गए, हमें बात करना से पता चला कि हम भी इसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हैं। अगर आपको आज कोई पूछे कि भाई सारे जो मूवमेंट थे उनका क्या फर्क पड़ा, तो आप बता सकते हो, एक एक मूवमेंट का अलग से इंडिविजुअल जो है फायदा बता सकते हो, है ना। फिर नेशनलिज्म जो गया पाउड अवे, है ना, paved the way for the Indians nationalism by the adapting the traditional values of the modern life। क्या आज भी हम क्या है मॉडर्न लाइफ में जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को ढूंढते हैं और वो मिलती है तो हमें क्या अच्छा लगता है नेशनलिज्म के बाद। फिर तो लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट क्या थी, नैरो बेस था। हाँ ये सबसे बड़ी कमी थी कि हमारे पास जो हमारा बेस जो था बहुत छोटा था उस टाइम, नैरो बेस, मेनली फोकस्ड ऑन द अर्बन एंड द अपर मिडिल क्लास, इग्नोर दी रूरल क्लास। गांव वाली जो क्लास थी, जो सिटी के अंदर जो थे उस टाइम की सिटीज के अंदर जो थे वो तो क्या हो गए ऊपर आ गए, लेकिन यहां पर क्या है जो लोग क्या है गांवों के अंदर थे, लोअर मिडिल क्लास या फिर जो है वहां थे, उन्हें यहां पर इग्नोर कर दिया गया। वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स वर ऑफन द सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म बट एक्सक्लूड फ्रॉम द लीडिंग द डिस्कशन। हाँ अब वुमेन्स को क्या किया कि हर जगह वुमेन्स के लिए बात की कि वुमेन्स आगे चलनी चाहिए, वुमेन्स पढ़ना चाहिए, वुमेन्स को ये, वुमेन्स को वो सब, लेकिन वुमेन्स को जब भी बोलने की बारी आती तो सारे मेल क्या दबा देते कि नहीं आप बैठो, हम बोल रहे हैं आपके बिहाफ पे, आपको बोलने की नीड नहीं है। फिर लॉयल्टी, रिफॉर्मर्स ऑफन वर्कड विद इन द इंपीरियल फ्रेमवर्क, यानी टॉप डाउन लेजिस्लेचर रेदर देन द बॉटम ऑफ चेंज। तो यहां पर क्या है कि भाई जो सारी चीजें अच्छी है, लेकिन यहां पर जो इंपीरियल सिस्टम कहता है जो सबसे ऊपर बैठा है उसके पास कोई चीज पहुंची उसने नीचे पहुंचाई, ऐसे करके नीचे पहुंची। जबकि रिफॉर्म होना कैसे था, रिफॉर्म यहां से स्टार्ट होना चाहिए बॉटम से और फिर वो अपवर्ड जाना चाहिए। जो ऊपर बैठा है वो तो पहले से क्या है कुछ ना कुछ एडवांस है, इसीलिए तो आज वो अपर क्लास में। अगर रिफॉर्म करना ही था तो मैं कहां से स्टार्ट करना था, इस लोअर क्लास से स्टार्ट करना था। ठीक है, हाँ रिवाइवलिज्म की बात करें, अपील टू द पास्ट ग्रेटनेस समटाइम हिंडर्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ द मॉडर्न साइंस। कि भाई हाँ यहाँ पर क्या है रीजन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि हमें कई बार ऐसा होता कि भाई हमें कोई चीज एक्सेप्ट करनी है बट बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर, बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम्स दैट वी हैड फेस्ड। कम्युनलिज्म एम्फसाइज ऑन द रिलीजियस सुप्रीमेसी समटाइम जो है फ्यूल्ड द रिलीजियस शॉविनिज्म एंड डिविजन। अब कई बार क्या होता है तो भाई हम
कोई चीज रिफॉर्म करना चाह रहे, लेकिन यहां से क्या होता कि कम्युनल राइट्स होते, कम्युनलिज्म जग जाता लोगों का। लेकिन ऐसे कैसे होता है, हमारा रिलीजन हमसे आपसे ऊपर है क्या? जैसे हमने कहा ना कि भाई जो एज ऑफ कंसेंट की बात करें तो वहां हिंदूज ने मना कर दिया, हम इसे फॉलो नहीं करते, ये तो हमारे फेथ के बाहर है। इसी तरह से क्या होता है, कम्युनल राइट्स भी यहां पर बहुत बार जो है भड़क चुके थे। डन। तो अब देखो, अब आप लोग बता सकते हो कि ये राइट्स जितने भी जो मूवमेंट हमने पढ़े हैं 2 क्लासेस के अंदर, वो कितने लेवल तक सही थे, किस हद तक ये गलत थे, क्या क्या इनका फ्लॉस थे, क्या क्या इनके जो बात करूं मैं नेगेटिव्स थे, है ना। आप सारी चीजों को यहां पर बता सकते हैं। डन। और इसी के साथ अपनी आज की ये बड़ी सुंदर सी क्लास, लेंथी सी क्लास यही खत्म करते हैं और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।